अस्सलामु अलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। क्या एक मसीहा कातिल हो सकता है? क्या मोहब्बत के दावेदार ही जान लेने पर तुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे पलवशा साफ़ी के दिल दहला देने वाले नावल नदामत सीज़न 2 की। एक तरफ इज्जत और शोहरत का मीनार है तो दूसरी तरफ जेल की काल कोठरी। एक ऐसी कहानी जहाँ कानून सबूत मांगता है और दिल सच्चाई। तो तैयार हो जाइए, जज्बात, सस्पेंस और रिवेंज से भरपूर इस सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं। नावल नदामत पार्ट 2। पलवशा साफ़ी किस्त नंबर 36। इस शाम वलीमा का फंक्शन था। हॉल में सब कुछ नए सिरे से सजाया गया था। रोशनियों की कतारें छत से लटक रही थी, गुलाब और मालाएं हर कोने में खुशबू बिखेर रही थी और सुनहरी डिज़ाइन के टेबल्स पर नर्म रोशनी पड़ रही थी। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। हर चेहरे पर खुशी, हर बात में मुस्कुराहट। रंग बिरंगी लिबासों में लोग आ रहे थे। कुछ बच्चे दौड़ते हुए हॉल के दरमियान खेल रहे थे और बुजुर्ग लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने पसंदीदा कुर्सियों पर बैठते जा रहे थे। रुहाइमा सफ़ेद और सुनहरी जुड़वा लिबास में हॉल में दाखिल हुई। बाल नम लहरों में, कंधों पर बिखरे होंठों पर हल्की मुस्कुराहट और आंखों में शरारत और खुशी की चमक। जब वो कदम बढ़ाती, गुलाब की खुशबू और फूलों के हल्के हल्के झड़कने की आवाज़ें माहौल को जादुई बना देती। जियाल पहले ही स्टेज पर खड़ा था, मेहमानों की मुस्कुराहटों के दरमियान। जैसे ही उसकी नज़र रुहाइमा पर पड़ी, दिल की धड़कन तेज हो गई। खामोशी में दोनों की आंखें एक दूसरे से जुड़ गईं। बस यही काफ़ी था कि पूरी महफिल उनकी खुशी महसूस कर रही थी। इन सब के बीच एक अद मर्तबा रुहाइमा को मीर भाई की कमी महसूस हुई। वो उसे बहुत मिस कर रही थी, मगर भाइयों की ड्यूटी निभाते ज़हीर और ज़ोरीन आगे रहीं। रुहाइमा के जैसे मिशाइम की भी कुछ ऐसी कैफियत थी। उसे मीर वली खान के बगैर फंक्शन अधूरा सा लग रहा था। तकरीब अच्छे से हुआ और इस रात घर आकर जियाल भागा नहीं। वो कमरे में आया और चेंज करके अपने बेड के दाएं हिस्से पर लेट गया। रुहाइमा दिल में अरमान लिए खड़ी रही। पिछले 2 दिनों में जियाल ने उसे कितनी ही दफ़ा देखा होगा, शायद 1 या 2 दफ़ा। पुकारा भी है या नहीं, दिल में एक बार फिर सवालात उठने लगी। थक गए होंगे, कल बात करेंगे। वह दिल ही दिल खुद को समझाने लगी। प्यार देना तो दूर, जियाल तो उससे बात भी नहीं कर रहा था और वो शौहर के ज़बान से अपना नाम सुनने को भी तरस रही थी। अगली सुबह से जिंदगी मामूल पर लौटने लगी। रुहाइमा जल्दी उठकर हल्के गुलाबी रंग के जरी के काम वाला ड्रेस पहनकर तैयार हुई। नफीस सा मेकअप करके नीचे आ गई और मम्मी का हाथ बटाने लगी। नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। ये मीठा तो बहुत अच्छा बना है, सदीफ ने दूसरी दफ़ा अपने लिए ट्राइफल डालते हुए तबसरा किया। आपकी नई बहू ने बनाया है, इसलिए। आयत ने रुहाइमा की तारीफ कर दी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, सदीफ ने रुहाइमा की तारीफ की। जियाल ने ना सही मगर बाकी सब ने रुहाइमा को दिल से घर का फर्द मान लिया था और बहू के रूप में अपना लिया था। रुहाइमा इसी में खुश थी। जियाल की बेरुखी को उसने नए रिश्ते की झक्का नाम देकर वक्त देने का फैसला किया। गुड मॉर्निंग। समर खुशबाश हाल में बाहर से डाइनिंग एरिया में आया। तुम कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह? मम्मी ने उसे देखा। एक सरप्राइज था। वो आंख मारकर सियाल के पास आया। ये ले भैया। उसने एक लिफाफा सियाल के आगे किया। ये क्या है? सियाल ने कब्रू उठाकर पूछा और लिफाफे के अंदर देखने लगा। हनीमून पैकेज, नॉर्दर्न एरियाज का टूर है, 4 रातें और 3 दिन का स्टे है, मेरी तरफ से आपकी शादी का तोहफा। समर ने एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए वजाहत दी। रुहाइमा बड़े बुजुर्गों के दरमियान हनीमून का नाम सुनकर ब्लश करने लगी। थैंक्स, पर मैं ये नहीं ले सकता। सियाल इनकार करते हुए उठा। रुहाइमा हैरान हो गई और बाकी सब परेशान। क्यों? इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना था क्या? वो करवा देता हूँ। समर ने सर तिरछा करके उसे देखा। नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मेरी आज रात की फ़्लाइट है, मैं वापस मेलबर्न जा रहा हूँ। सियाल ने उसका कंधा थपथपाया और अपने कमरे के सिमत बढ़ गया। रुहाइमा का दिल बैठ गया था। अभी तक उन दोनों की ठीक से बात भी नहीं हुई थी और वो इतनी दूर जाने की तैयारी कर चुका था। सियालो, मम्मी उसके पीछे आई। कमरे में उसका बैग तैयार मिला। बेटा, कुछ दिन और रुक जाओ, अभी 3 दिन ही हुए हैं शादी को। रुहाइमा क्या सोचेगी? कम से कम साथ घूम फिर कर आ जाओ, फिर चले जाना। मम्मी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। मम्मी। जियाल ने उनका हाथ हटाया। आपने कहा एल्जिना को छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। लहजा सख्त रहा। आपने कहा आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। मैंने कर ली, वो जताते हुए मुस्कुराया। आंखें बेतासुर रहीं। पर अब आप जबरदस्ती मुझे उसे बीवी तस्लीम करने पर मजबूर नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी पर इतना हक तो होना चाहिए मेरा, उसने बेलचक आवाज में कहा। आयत उसका चेहरा देखती रही। जियाल सर कर चुका था और दिल शिकनी के बाद का सब्र बहुत मजबूत होता है। दिल टूटना पुख्तगी के जानिब पहला कदम होता है और जब इंसान एक मर्तबा सब्र कर ले, फिर उसे दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। आयत सर झुकाए उसके कमरे से बाहर निकल गई। रुहाइमा दादी और सास के पास बैठी रही मगर दिल बार बार जियाल के जानिब भटक जाता। वह जानती थी कि जियाल मुल्क से जा रहा है, मगर दिल की बेचैनी उसे पुरसुकून नहीं होने दे रही थी। चंद दिन की खुशियों के बाद वो पहली बार वाकई ये सोच रही थी, क्या वो मुझे अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम भी करता है? क्या वो वाकई खुश है या बस रस्मों और रिवाज के लिए यहाँ है? अचानक दरवाजे पर उसके शौहर की परछाई नजर आई जो सामान के साथ कमरे के करीब आया।
वो खड़ा रहा, चेहरा संजीदा मगर आंखों में एक और कैफियत छिपी हुई थी। पिछले दिनों की खुशी के बावजूद अंदरूनी उलझन और गैर यकीनी जज्बात। शायद यह वक्त की बात है, शायद सब्र ही सबसे मजबूत जवाब है। मैं अपने जज्बात को समझूंगी और शायद वह भी अपने दिल की सुन सके। रुहाइमा पीछे मुड़कर जियाल को देखकर सोचने लगी। इस रात चांदनी के नर्म झरोखों के बीच दोनों की खामोशी एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। वक्त सरकता गया और रवानगी का वक्त करीब आता गया। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ना। पापा ने गले लगाया। बेटा, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, मगर इज्जत और मोहब्बत के बीच तवाजुन तलाश करना सीखना पड़ता है। वक्त देकर सब कुछ ठीक हो सकता है, बस दिल की सुनो। मम्मी ने खुद से लगाते हुए उसके कान के पास सरगोशी की। मम्मी की नसीहत सुनते उसने सर उठाकर सबसे पीछे खटी नाजुक सी लड़की को देखा था, जिसके हाथों में उसके नाम की मेहंदी आज भी बिल्कुल ताज़ा थी। उसकी सियाह आंखें चमक रही थी और लबों पर पुरुम्मीद मुस्कान लहरा रही थी। एक लम्हे के लिए, महज एक सेकंड के लिए जियाल का इरादा डगमगाया। निकाह के डोर से बंधे उसका दिल रुक जाने को किया। मैं खुद को वक्त ही दे रहा हूँ मम्मी, उसने यकीन दहानी कराई और उनसे अलग हुआ। मम्मी ने उसे लाड किया। भैया, जल्दी आना, आई विल मिस यू। मीशाइम उसके कंधे से लगी। आई विल मिस यू टू। सियाल ने उसके सर पर हाथ रखा। हाथ हिलाकर उसने घर वालों से रुखसत ली। उसकी दुल्हन ने अपना हाथ हिलाया, मगर वो जवाब में सिर्फ सर हिलाने के लिए तैयार था। गाड़ी के निकल जाने पर घर में खामोशी छा गई। हॉल में रोशनी तो अभी भी रोशन थी, मगर हर चीज में एक संजीदगी छा गई। वो संजीदगी जो हमेशा बेटे की गैर मौजूदगी में महसूस होती थी। मेलबर्न की फिजा हमेशा की तरह ठंडी थी, मगर उसके अंदर अजीब सी घुटन थी। शादी को चंद दिन गुजर चुके थे। रस्म मेहमान, मुबारकबादें, सब खत्म हो चुका था। उसकी बारात की रात उसने आखिरी दफा एलजीना को देखा था और तब से उसे एक सवाल परेशान कर रहा था, वो अब कैसी होगी। ये सवाल उसे वापस ले आया था, इसी शहर में जहां उसकी मोहब्बत ने आंख खोली थी। वो यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट के सामने खड़ा था। वही इमारत, वही लॉन, वही बेंच, बस वो नहीं थी। कदम खुद ब खुद उस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए जहां वो अक्सर मिलते थे। हर चेहरा अजनबी लगा, हर आवाज़ गैर मुतल्लिक। लोग कैंपस में कदम रखते उसे पुरानी यादों ने घेर लिया। एल्जिना से दोबारा मिलने की हिम्मत जुटाते चलते चलते जब वो लेक्चर हॉल के करीब गया तो उसे हुरैब और सारा मिल गई। दोनों शौक और आंखें खुली रह गई। ओ माई गॉड सियाल। हुरैब तेजी से उसके पास आई। वेलकम बैक सियाल, कैसे हो? सारा ने भी उसे खुश आमदीद कहा। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? सियाल ने खुश इखलाकी से जवाब दिया। एल्जिना कहाँ है? हुरैब ने अचंभे से कहा। जियाल की भवें उठ गई। दिल जोर से धड़का था। क्या मतलब, वो अब तक वापस नहीं आई क्या? जियाल शौक हो गया। नहीं, हमें लगा तुम्हारे साथ आएगी। उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी ना, उसके बाद हमारी उससे बात ही नहीं हो सकी। सारा भी परेशान हो गई। उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। जियाल ने सर झुका लिया। वहां दोनों लड़कियां एक साथ बोली। फिर तो उसे कब का आजा चाहिए था। हुरैब मुतफक्किर हुई। मेरी शादी की मुंतजिर थी। जियाल ने सर्द सांस खारिज की। सारा और हुरैब को दोबारा झटका लगा। हैरत अंगेजी से एक दूसरे को देखा। एक मिनट, एल्जिना की एंगेजमेंट टूट गई, मगर तुम्हारी शादी हो गई। हुरैब उसके कंधे पर कोहनी रखकर सारा मामला दोबारा समझने की कोशिश करने लगी। आपस में सारा मुस्तफसिर हुई। नहीं। सियाल ने लब भींचकर शाने उचकाए। अरे यार, मेरा सर घूम रहा है। हुरैब ने अपना सर पकड़ लिया। प्यार तुम दोनों एक दूसरे से करते थे। वो एंगेजमेंट कहीं और कर रही थी, जो हुई नहीं, मगर तुम्हारी शादी हो गई, वो भी किसी और से। ये क्या पजो लव स्टोरी है भई? हुरैब गोल गोल घूमकर उसके जुमले दोहराने लगी। सियाल, तुम ठीक हो? सारा ने उसकी आंखों में देखा। उसे वो पहले से ज्यादा खामोश लगा। प्लीज एल्जिना का पता करके दो, वो वापस क्यों नहीं आई? जियाल ने उससे रिक्वेस्ट की। अभी चलकर एडमिन ऑफिस से पूछते हैं। सारा ने आसान हल ढूंढा। गुड आइडिया। हुरैब ने उसका शाना थपकाया। तीनों ने साथ साथ चलते एडमिन ब्लॉक का रुख किया। लाइन में लगे उन्हें मालूमाती डेस्क तक पहुंचते 20 मिनट लगे। मैं एक स्टूडेंट के बारे में पूछना चाहती हूँ। सारा ने सर शीशे के दीवार के दरस के करीब करके पूछा। जियाल और हुरैब साइड पर खड़े कान इन्फॉर्मेशन अफसर पर लगाए हुए थे। चेहरे संजीदा मगर दिल बेकाबू। नाम सुनते ही कंप्यूटर पर चंद क्लिक्स हुए। फिर एक सादा सा जुमला उनके कानों तक पहुंचा। उसका एनरोलमेंट कैंसिल हो चुका है। वो 4th सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही ऑफिशियली ड्रॉप आउट कर चुकी है। ऑफिसर ने मालूमात फराहम की। ड्रॉप आउट? सियाल ने लफ्ज दोहराया, जैसे यह लफ्ज उसने चखा हो। जी, और हमारी रिकॉर्ड के मुताबिक वो सिटी भी छोड़ चुकी है। गोरे ऑफिसर ने दूसरा इंकिशाफ किया। किस सिटी या कंट्री माइग्रेट हुई है? सारा ने दोबारा मुंह शीशे के करीब किया। सॉरी, वो नहीं लिखा। ऑफिसर ने एल्जिना सिद्दीकी नाम के स्टूडेंट का पेज ऊपर नीचे करके छान मारा, मगर किसी और जगह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बस सिर्फ एक इत्तिला, और इस इत्तिलाक ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। वो बिना कुछ कहे उन दोनों लड़कियों को वहीं छोड़कर एडमिन ब्लॉक से बाहर आ गया। ज़ेनी, तुम कहाँ चली गई हो? उसने वसीओ अरीज इमारत के अंदर नजर दौड़ाई। वो कैफे के पास आकर इसी पुराने बेंच पर बैठ गया। उसे याद आया, इसी जगह वो हंसते हुए बोली थी, अगर हम कभी बिछड़ गए ना, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यादें कमजोर कर देंगी। उस वक्त वो हंस दिया था। आज वो जुमला तेज धार की तरह दिल में उतरा। वो चली गई।
उसने आहिस्ता से कहा, वो सिर्फ शहर नहीं छोड़ कर गई थी, वो उसकी जिंदगी के उस हिस्से को भी बंद कर गई थी जहाँ वो दोनों साथ थे। जियाल, उसे अकब में हुरब की आवाज़ आई, तुम फिक्र मत करो, हम उसका पता ढूंढते हैं, वो कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेगी ना, अपनी पढ़ाई आधे पर तो नहीं छोड़ेगी। मैंने ऑफिसर को बोला है, जैसे ही एल्जिना के नाम से किसी और लॉ कॉलेज में उसका एडमिशन होगा वो मुझे बता देगा। सारा ने उम्मीद दिलाई। थैंक्स। वो फीका मुस्कुराया। जियाल बेंच से उठा मगर कदम भारी थे, दिल कह रहा बस यही तक था, मगर दिमाग हार मानने को तैयार नहीं था। वो ऐसे बगैर बताए नहीं जा सकती। उसने खुद से कहा। वो लाइब्रेरी गया, वही कोने वाली मेज जहां वो अक्सर बैठती थी। कुर्सी खाली थी। उसने उंगलियों से मेज की लकीर पर हाथ फेरा, जैसे शायद कोई निशान बाकी हो। वहां कोई निशान न था। एलजना ऐसे गायब हुई थी जैसे वो उसकी जिंदगी से नहीं, जमीन से ही मिट गई हो। वो बाहर निकला। आसमान अब आलूद था। उसने वाकई सब खत्म कर दिया। उसके अंदर से आवाज आई। वो समझ गया, ये उसकी सजा नहीं थी, ये उसका फैसला था। वो उसे अपनी शादी के बाद आधे हक के साथ देखना नहीं चाहती थी। वो खुद को मुकम्मल इज्जत दे कर गई थी। जियाल ने पहली बार दिल से माना, मैंने उसे खो दिया है, हमेशा के लिए। ये वो लम्हा था जब मोहब्बत को वापस लाने की उम्मीद नहीं, सिर्फ कबूल करने की हिम्मत चाहिए होती है। कुछ फैसले जिंदगी भर पीछा करते हैं, और आज वह जान गया था, मोहब्बत को छोड़कर कोई भी आगे नहीं बढ़ता, वो बस अंदर ही अंदर उसके साथ जीता रहता है। फिर अचानक हम एक ऐसे शख्स में बदल जाते हैं जो किसी को मलामत नहीं करता, जो बेफायदा बहस से गुरेज करता है, जाने वालों को खामोशी से देखता है और सदमों को पुरअसरार सुकूत के साथ कबूल कर लेता है। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। जियाल ने अब पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया, मगर एलिजना की तलाश अब भी नहीं छोड़ी। वो इंटरनेट में हर मुल्क के छोटे बड़े यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस में एलिजना सिद्दीकी नाम के स्टूडेंट को ढूंढने लगा। 3 माह हो चुके थे, मगर कोई मालूमात नहीं मिल सकी थी। एलिजना का फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऐसे दीगर सोशल अकाउंट सब बंद थे। उसने सारा और हुरैब के जरिए राना, फुफ्फो और याशिम का भी नंबर ट्राई करवाया, मगर किसी से जवाब मौसूल नहीं हुआ। वहीं रुहाइमा की मीशाइम से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों ननद भाभी कम और सहेलियों की तरह ज्यादा रहती। वक्त गुजरने के साथ साथ दोस्ती गहरी होती गई। घर की सुबह अब मामूल के मुताबिक होने लगी थी, मगर दिल का एक कोना अब भी खाली था। हर अजान के बाद, हर चाय के कप के साथ उसे वही ख्याल घेर लेता, अभी वो किसी अनजान शहर की सड़क पर होगा। क्या उसे मेरी याद भी आती होगी? मुसाफिर शौहर की याद अजीब होती है। वो खत की तरह नहीं आती जो पढ़कर रख दिया जाए, वो हवा की तरह आती है, बेआवाज मगर दिल को हिलाकर रख देती है। रात को जब सब सो जाते, वो खिड़की के पास खड़ी आसमान को देखती। यही चांद तो उसके शहर में भी होगा। सोचकर दिल में हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, मगर आंखों में नमी भी उतर आती। ऐसे ही एक शाम जब वो लॉन में बैठी खामोशी से चाय पी रही थी, मीशाइम आहिस्ता से उसके पास आकर बैठ गई। भाभी, आप उदास है ना? उसने बिस्कुट का टुकड़ा मुंह में डाला। नहीं तो बस ऐसे ही। रुहाइमा चौंक गई। छुपाने से क्या फायदा? मुझे पता है, भाई की याद आ रही है ना? उसने शरारती अंदाज में कहा। यह सुनकर रुहाइमा के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। पहली बार किसी ने उसके दिल की बात बगैर कहे सुन ली थी। उस दिन के बाद दोनों अक्सर साथ बैठने लगी, कभी किचन में हंसी मजाक, कभी रात को छत पर बैठकर राज की बातें करती। मीशाइम कभी भाई की बचपन की शरारतें सुनाती। आपको पता है, जियाल भैया बचपन से ही नम दिल और खुश इखलाक है। मीशाइम किचन काउंटर से टेक लगाए बैठी थी। रुहाइमा देग में चम्मच हिलाते उसे सुनती रही। जियाल की जिक्र पर उसे दिल ही दिल उस पर प्यार आया था। शायद वो वाकई इतने सख्त नहीं जितने दिखते हैं, बस संजीदा है। वो खामोशी से सुनती और दिल में एक उम्मीद जागती। और समर? मीशाइम ने आंखें बड़ी करके हाथ उठा लिए। वो बचपन से बहुत जिद्दी है और शरारती भी। उसका दिमाग बहुत खुराफाती है, मगर दिल का अच्छा है, बस मानता देर से है, हसास है। मीशाइम को समर पर गुस्सा भी आया और प्यार भी। रुहाइमा मुस्कुरा दी। वो देख दम पर रख कर उसके पास आ गई। भाइयों का प्यार इतना ही अनमोल होता है, कभी हसास, कभी गजनाक, मगर हमेशा बहन के लिए बेलोस। वो उसे भाइयों की मोहब्बत से आशना करने लगी। आपके भाई कैसे हैं? उसने ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर काउंटर पर झुके हुए सवाल पूछा। मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं, जान हूं मैं उनकी। शायद कि कोई भाई किसी बहन से इतनी मोहब्बत कर सकते हैं जितने मेरे भाई मुझसे करते हैं। रुहाइमा बहुत दिलचस्पी से बताने लगी। मुशाइम मीर वली खान का नाम सुनकर सीधी हो गई। दिल में छिपा एहसास फिर से जागने लगा। हाँ, वो संजीदा हैं, मगर दिल के बहुत नरमो, बचपन से ही सबका ख्याल रखते आए हैं। अब्बू के बाद घर की जिम्मेदारी उन्हीं ने संभाली। भाभी की आंखों में अपने भाई का अक्स उभर आया। मीशाइम गैर महसूस अंदाज में ब्लश करने लगी, मगर गुस्सा भी जल्दी आ जाता है उन्हें, और उनके गर्व से अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। रुहाइमा हंसी थी। मीशाइम मुहतात हो गई, मगर गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता, और अगर किसी से मोहब्बत करे तो पूरी शिद्दत से करते हैं। उसने मीर भाई की तारीफ मुकम्मल करके फिर से चूल्हे के सिमत देखा। मीशाइम के लबों पर फिर से बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ऐसे लोग कम होते हैं जो मजबूत भी हों और नर्म दिल भी। उसने मीर वली को याद करते हुए तबसरा किया।
बिल्कुल, पर तुम कभी ज़हीर और ज़ोरिन के पास बैठना, हंस हंस कर जबड़े दर्द करने लगते हैं। बहुत मजाकिया है दोनों और बहुत शरारती भी। जुड़वां है ना, एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं। उसने पुलाव डिश में निकालते हुए छोटे भाइयों को याद किया। मीशाइम साकिन रही, वो वहाँ खड़ी जरूर थी, मगर दिमाग मीर की यादों में जा पहुंचा था। वाह क्या खुशबू आ रही है। समर की बाहर से अंदर दाखिल होते हुए सदा बुलंद हुई। भाभी ने मटन पुलाव बनाया है। मीशाइम ने जवाबी सदा लगाई। सीख लो तुम भी, कल को दूसरे घर जाओगी तो मेरी नाक कट जाएगी कि कुछ सिखा कर नहीं भेजा। वह लाउंज के दरवाजे पर खड़ा जूतों के लेस खोल रहा था। जी जी बादशाह सलामत, आपका हुब सर आंखों पर। मीशाइम ने उसे चिल्लाया और मम्मी पापा को लंच के लिए बुलाने चली गई। समर अस्पताल का काम कैसा चल रहा है? सदीफ ने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए पूछा। अच्छा चल रहा है पापा, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस भैया वापस आ जाए फिर इफ्तिताह करते हैं। समर ने पुलाव खाते हुए बताया। रुहाइमा अपनी प्लेट को देख रही थी। दिल उस लम्हे के इंतजार में था जब उसका शौहर वापस आएगा। जिंदगी चलती गई। रुहाइमा ने घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। वह दिन में यूनिवर्सिटी, शाम को ससुराल की खिदमत और रात को अपनी नई सहेली के पास बैठकर वक्त गुजारती। घर की फिजा बदलने लगी थी। जो दीवारें पहले अजनबी लगती थी अब हंसी की आवाजों से गूंजने लगी थी। इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह थी ननद और भाभी की बनती हुई दोस्ती। उस रात भी छत पर दोनों बैठी थी। आसमान पर सितारे बिखरे हुए और हाथ में गर्म चाय का कप। मीशाइम उसे अपने ख्वाब सुना रही थी। भाभी मुझे तो एक ऐसा शौहर चाहिए जो हीरो जैसा हो, लंबा मजबूत और थोड़ा सा रोमांटिक भी। नजरें सितारों पर थी। अच्छा तो फिर म्यार इतना ऊंचा रखोगी तो मिलने में वक्त लगेगा। भाभी शरारती अंदाज में कहती है। वक्त लगे तो लगे, दिल के मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मीशाइम ने गर्दन उठाई। भाभी ये सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जा गई, जैसे अपने ही दिल की बात सुन ली हो। जियाल के दिल को वक्त लग रहा था और वो अपने दिल को भी वक्त दे रही थी। मीशाइम ने रुहाइमा को अपनी पसंद की क्वालिटी तो गिनवा दी थी, मगर अपने कमरे में आने के बाद उसे महसूस हुआ कि मीर वली खान का संजीदा चेहरा बार बार जहन में आ रहा है। वो खामोश वकार, वो मजबूत लहजा और आंखों में छिपी हुई गहराई आज उसे दोबारा जियाल के शादी के फंक्शन में ले गई थी। वक्त अजीब मरहम है, जख्म खत्म नहीं करता, बस दर्द की शिद्दत कम कर देता है। वो अब मेलबर्न में अपनी नई हाउस जॉब में मसरूफ था। क्लासेस लेना, प्रैक्टिकल सर्जरीज में हिस्सा लेना, जिंदगी एक रफ्तार पकड़ चुकी थी। जियाल ने खुद को काम में डुबो दिया था। करियर उसकी पनाहगाह बन चुका था और एल्जिना की याद आती थी अक्सर रात के आखिरी पहर, मगर अब वो याद शोर नहीं बनती थी, बस एक खामोश सांस बनकर गुजर जाती थी। उसे इस जिंदगी की आदत हो रही थी, मगर सच यह था इंसान मोहब्बत का आदी नहीं होता, उसकी कमी का आदी हो जाता है। रुहाइमा का दिन उसे गुड मॉर्निंग मैसेज करके शुरू होता और रात गुड नाइट कहकर। आज आपकी पसंद की डिश बनाई है। यह सबने पुलाव की बहुत तारीफ की। ये देखे नई ड्रेस कैसी लग रही है। साथ एक तस्वीर। वो स्क्रीन को चंद लम्हे देखता रहता। बीवी बुरी नहीं थी, वो तो पूरी कोशिश कर रही थी, तवज्जो मांग रही थी, अपना हक तलब कर रही थी। वो बेदिली से जवाब देता, अच्छी लग रही हो, या गुड मॉर्निंग गुड नाइट, और कभी कभी तो सिर्फ एक इमोजी पर इक्तिफा हो जाता। अल्फाज दुरुस्त होते, लहजा भी नॉर्मल, मगर दिल अभी पूरी तरह मौजूद नहीं था। रुहाइमा का उस दिन सिविल अस्पताल में हाउस जॉब क्लास थी, जो कि लॉ कॉलेज के साइड पर ही वाकई था। वापसी पर उन दोनों ननद भाभी ने साथ आने का फैसला किया। अपने घर के रोड से गुजरते उसे अपनी अम्मी की बहुत याद आई थी। मुशी, अम्मी से मिलकर चलते हैं ओके। उसने ड्राइवर को अपने घर चलने की हिदायत दी। गेट के सामने वह दोनों गाड़ी से उतरी और ड्राइवर को बाद में बुलाने का कहकर खान हाउस के अंदर दाखिल हुई। अम्मी, लाउंज में आते उसने अम्मी को पुकारा। अरे रुहाइमा, नाज़नीन खानम ने बेटी को गले लगाया। कैसी हो मुशाइम? बेटी से मिल। वो मीशाइम से मिली। अम्मी, ये सब कौन लाया है? रुहाइमा ने सेंट्रल टेबल पर पड़े शॉपिंग बैग्स और बेकरी आइटम्स को देखकर पूछा। मीर आया है, अम्मी ने प्यार से इत्तिला दी। क्या? वो खुशी से चिल्ला उठी। मीर भाई आए हैं। वो चहक कर तकरीबन भागते हुए उनके कमरे के सिमत भागी। मीशाइम की धड़कन बढ़ गई। वहीं मीर वली उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकल आया। खूब सलीके से पहना हुआ लिबास, हर चीज़ अपनी जगह पर दुरुस्त, जैसे वकार ने खुद उसका इंतखाब किया हो। वो वेल ड्रेस्ड भी था और वेल मेंटेन्ड भी। बाल तरतीब से सांवरे हुए, कलाई पर बंधी घड़ी नफास्त का इशारा देती हुई, जूतों की हल्की सी चमक उसकी बारीक बीनी की गवाह। उसके कदमों में ठहराव था, जैसे वो हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास छोड़ता हो। लिबास के साथ उसकी शख्सियत में भी अजीब कशिश थी। पुरएतिमाद अंदाज, मजबूत कामत और आंखों में वो संजीदा गहराई जो एक ही नज़र में दिल को मुतवज्जो कर ले। वो अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ माहौल की फिजा बदल गया था और चंद दिलों की धड़कनें बेइख्तियार उस कदमों के साथ चलने लगी थी। कैसी है मेरी शहजादी? उसने रुहाइमा को कंधे से लगाया। मैं ठीक हूँ मीर भाई, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। रुहाइमा मजबूती से उनके कंधे से लगी थी। बड़े भाई को देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वली ने उसके सर पर थप्पाया। मीशाइम, बैठो ना, अब तक खड़ी क्यों हो? नाज़नीन खानम सेंट्रल टेबल पर से चीजें हटाकर
उसे अब तक खड़े देखकर हैरान हुई। मुशाइम जो खोए हुए अंदाज में खड़ी मीर वली को देख रही थी। आंटी की आवाज़ पर गड़बड़ा गई। उसने हड़बड़ा कर नजरें हटानी चाही मगर हटा नहीं सकी। मीर वली खान उसकी जानिब मुतवज्जो हो चुका था। सियाह आंख और सुनहरी आंखों का मिलाप हुआ। मुशाइम की हार्ट बीट मिस हुई। उसकी आंखें मीर वली की गहरी आंखों के सहर में मुकैद हो गई थी। जारी है नावेल नदामत पार्ट 2 पलोशा साफी किस्त नंबर 37। हेलो मिस मुशाइम, कैसी हैं आप? मीर वली खान ने अपनी दमदार आवाज में उसे मुखातिब किया और उसके सामने सिंगल सोफे पर आ बैठा। मीशाइम नजरें झुकाकर बैठ गई। रुहाइमा और नाज़नीन खानम ने भी बड़े सोफे पर तशरीफ रखी। जी मैं ठीक, वो हिम्मत करके बोली। आप भी मेडिकल फील्ड में हैं? मीर वली ने मुलाजिम के हाथों चाय का कप लेते हुए सवाल किया। नहीं भाई, उसने इस साल वकालत में एडमिशन लिया है। मीशाइम की जगह रुहाइमा ने जवाब दिया। मीर ने कप लबों से लगाते हुए महजूज होते आबरू उठाए। वह कोई इंस्पिरेशन? उसने तजस्सुस से पूछा। मीशाइम ने नजरें उठाईं और बस उसे देखती रह गई। वही तो उसकी इंस्पिरेशन था, एडवोकेट मीर वली खान, वकालत की दुनिया का पुरअसर नाम। उसका वही मजबूत कामत, वही पुरएतिमाद आंखें जिनमें एक संजीदा सी चमक थी। मीशाइम को लगा जैसे उसके सवाल से ज्यादा उसकी नज़र उसे बेकरार कर रही हो। मैं इंसाफ पर यकीन रखती हूँ, उसने आहिस्ता से कहा, मगर आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट शामिल थी। बचपन से देखती आई हूँ कि अक्सर सच को आवाज़ नहीं मिलती। मैं चाहती हूँ कि किसी की आवाज़ बन सकूं। बात करके वो संभल रही थी। वह गौर से सुनता रहा। उसकी आंखों में पहली बार नरम सा तासुर उभरा। अच्छी सोच है। वकालत सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी भी होती है, हिम्मत चाहिए होती है, उसने सराहा। मीशाइम के दिल की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई। क्या वो उसकी तारीफ कर रहा था या सिर्फ हकीकत बयान कर रहा था? मगर उस लम्हे में उसे बस इतना याद रहा कि वो उसे देखती रही, से जैसे उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा उसकी शख्सियत उसे मुतासिर कर रही हो। सवाल सादा था, जवाब मुख्तसर था, मगर उनके दरमियान एक खामोश रब्त कायम हो गया था, एहतराम का, मुतासिर होने का और शायद किसी नर्म सी इब्तिदा का। मीर भाई, आप मुशी को एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी में मदद करवाएंगे? रुहाइमा को जैसे ज़रूरी बात याद आई हो। हम नो प्रॉब्लम, मीर ने शाने उचकाए। मिस मीशाइम, ये मेरा कार्ड है, कभी कोई मदद चाहिए थी तो मुझे कॉल कर लेना। उसने जेब से अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर बढ़ाया। मीशाइम ने कार्ड पकड़ लिया। वो हल्की सी मुस्कुराई मगर चेहरे की गर्मी छुपा न सकी। मैट ब्लैक कलर का कार्ड, बीच में गोल्डन इंक से बना तराजू का लोगो और इटालियन खत्ताती से लिखा उसका नाम और नंबर इतना आसान कि एक ही दफ़ा पढ़ने पर दिमाग में नक्श हो गया। बेटा, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, उसने घड़ी देखते हुए रुहाइमा को मुखातिब किया। दिस इज़ नॉट फेयर मीर भाई, मैं आई हूँ और आप जा रहे हो। रुहाइमा नाराज़ हो गई। मीर वली खान मुस्कुराया पूरे दिल से। उसकी मुस्कान दिल को छू लेने वाली थी। सिर्फ 1 घंटा, बहुत ज़रूरी काम है। तुम एक काम करो, आज ही रुक जाओ, रात को देर तक बातें करेंगे। डॉक्टर सियाल से मैं पूछ लेता हूँ। उसने झुककर रुहाइमा की ठोड़ी ऊपर उठाई। नहीं, वो कुछ नहीं कहते, मैं रुक जाऊंगी। एक लम्हे के लिए वो जेम्स सी गई। पर अगर आप 1 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। रुहाइमा ने उंगली दिखाते खफगी का इजहार किया। आई प्रॉमिस, आ जाऊंगा। मीर ने उसके बालों को छेड़ा और सीधा होते निकल गए। मिशाइम गर्दन घुमाकर उसे देखती रही। बहन से बात करते हुए चेहरे पर अलग ही रौनक होती थी। वाकई रुहाइमा उसकी जान थी। मामूल की तरह उस रोज भी कॉलेज की दोपहर हमेशा की तरह शोर और हलचल से भरी हुई थी कि अचानक सायरन की आवाज ने फिजा चीर दी। चंद ही लम्हों में पुलिस की गाड़ियां गेट के सामने रुक चुकी थीं। सब अपनी अपनी जगह पर रहे। आवाज गूंजी और पूरा कैंपस सन्नाटे में डूब गया। मिशाइम अपनी क्लास में थी। शोर सुनकर सभी स्टूडेंट्स हड़बड़ा गए। हर क्लास में चंद पुलिस नफरी दाखिल हुए और तलाशी लेने लगे। उसका दिल बेतरतीब धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रहा है। क्लासरूम की तलाशी शुरू हुई। बैग्स खुलवाए गए। वो खामोश बैठी सारी कार्रवाई देख रही थी। एक खातून पुलिस उसके सर पर आई और उसके आसपास और बैग की तलाशी लेने लगी। उस हट्टी कट्टी खातून ने उसके बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला। ये क्या है? अफसर की आवाज सख्त थी। ये मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मीशाइम के कदम जैसे जमीन में गुड़ गए। सफेद कमीज शलवार पर ब्लू दुपट्टा गले में डाले, वो कॉलेज यूनिफॉर्म पहने परेशान कुन नजरों से सबको देखने लगी। वो मुतयन न कर पाई कि उसके बैग में ये पैकेट किसने डाला होगा। चल हमारे साथ, पुलिस अफसर ने उसकी कलाई जकड़ी। ये मेरा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। वो फिर से अपना दिफा करने लगी मगर उसकी आवाज़ शोर में दब गई। तलबा की नजरें, सरगोशियाँ और इल्ज़ाम की तेज़ हवा सब उसे घेरने लगे। ये सब थाने में बड़े साहब को कहना। अफसर ने उसे कलाई से घसीटा। अहो मिशाइम कराहते उसकी सिमत लड़खड़ा पड़ी। प्लीज़ मुझे जाने दे, ये किसी ने गलती से मेरे बैग में डाला होगा, ये मेरा नहीं है। वो अब रुहासी हो गई थी। उस लेडी कांस्टेबल ने उसकी एक न सुनी और उसे कॉलेज के ग्राउंड में लाकर दीगर स्टूडेंट्स के हमराह खड़ा किया। ग्राउंड में झड़े वो 4 लड़के भी इसी तरह पैकेट के बरामद होने पर गिरफ्तार हुए थे। ड्यूटी इंस्पेक्टर ने बारी बारी सबको देखा और मीशाइम के सामने आए। वो सर झुकाए इस मसले से निकलने का रास्ता सोच रही थी। तो तुम लोगों के ग्रुप में लड़की भी है? उसने खबासत से सरता पैर उस नाजुक सी लड़की को देखा। मैं उनके साथ नहीं हूँ।
किसी ने मुझे फंसाया है। मैं नहीं जानती ये क्या है। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। उसने दोबारा वजाहत दी। यह कोकीन है। तुम ड्रग सप्लाई के केस में गिरफ्तार हुई हो। कानून के कॉलेज में होकर कानून तोड़ती हो। इंस्पेक्टर उसके चेहरे के करीब गुर्राया। मीशाइम की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। ड्रग्स का नाम सुनकर ही उसकी हवाइयां उड़ गई थी। सर प्लीज ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो इंस्पेक्टर के सामने रिक्वेस्ट करने लगी। ये सब तो अब थाने में पता चलेगा कि तुम ये सब करती हो कि नहीं। वहाँ अच्छे से एग्जामिनेशन होगा, लेकर चलो सबको। इंस्पेक्टर ने छालिया गुटखा चबाते हुए जवाब दिया। मीशाइम को उसके सुर्ख दांतों और बिगड़े तेवरों से खौफ आने लगा। दूसरी तरफ एडवोकेट वली खान के नाम का साइन बोर्ड लगे उस पुरतयूश और बड़े ऑफिस बिल्डिंग वसी केबिन में अपनी तमाम तर शान लिए वाइट शर्ट के साथ ब्लैक कोट पैंट पहने बैठा था। गहरी सियाह आंखें जो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती है। फरेफ्ता करने वाली मुस्कुराहट जो किसी को भी अपनी सहर में जकड़ सकती है। सीधा नाक जो उसके चेहरे को एक खूबसूरत तनासुब देता है। सफ़ेद दांतों पर अनाबी होंठों की मुस्कान उसकी शख्सियत को एक मुनफरिद और दिलकश पहलू देते हैं। मजबूत और पुरएतिमाद अंदाज जो उसकी शख्सियत को एक खास शान देता है। घने सियाह बाल और नफासत से बनाई हल्की बड़ी शेव का वो शानदार और दिलकश वजीहा मर्दाना हुस्न और उस पर वकालत की सरफराजी। वो बारी बारी अपने सामने बराजमान मामूर इंडस्ट्रियलिस्ट रईस अब्बासी और उनके साहबजादे अबराज अब्बासी को एक एक नज़र देखकर सीट की पुश्त से टेक लगा गया। टांग पर टांग जमाए अपनी रोलिंग चेयर झुलाने लगा। रईस अब्बासी साहब के तासुरात सपाट थे और अबराज के मुस्तरिब, जबकि उन दोनों के मुकाबिल बैठा एडवोकेट मीर वली खान के अजलात पुरसुकून थे। 5 लाख। रईस साहब ने खामोशी तोड़ी। मीर वली खान ने एक आबरू उठाकर ठोड़ी के नीचे शहादत की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाया। लबों पर नादीदा मुस्कान गुजरी। एसी के ठंडे कमरे के तनाव में इजाफा हुआ। अच्छा लो 7 लाख। रईस साहब टेबल पर कोहनियां टिकाए आगे हुए। जज साहब। वली खान की डटी आवाज उभरी। अबराज का तनाफुस तेज होने लगा तो रईस साहब का धीमा, ये मेरी अदालत है। यहाँ का वकील, काजी और जल्लाद तीनों मैं हूँ। वली खान सीधा होते बाजू फैलाकर अपने ऑफिस की निशानदेही की। बेख्तियार अबराज की आंखें घूमकर उस शानदार केबिन का जायजा लेने लगी। पुलिस स्टेशन के एक कोने में मीशाइम जर्द पड़ते चेहरा लिए दाएं से बाएं चक्कर काट रही थी। उसका बैग लेडी कांस्टेबल के टेबल पर पड़ा था। इंस्पेक्टर के कमरे से उसके हमराह गिरफ्तार हुए लड़कों से तफ्तीश चल रही थी। लड़कों को एक साथ बुलाया गया था और मीशाइम को अलग अकेले बिठाया गया था। क्या करूं? कुछ सोचो मुशी। वह दाएं से बाएं होते सोच रही थी। ए लड़की, कांस्टेबल चिल्लाई। मीशाइम सहम कर उछल पड़ी। एक जगह खामोशी से बैठ जा, उसने चिंगारती आवाज में तंबीह किया। मीशाइम दुपट्टे का कोना मरोड़ते बेंच से टिक गई। नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। उसके बाद मुझे तफ्तीश के लिए ले जाएंगे, वह भी अकेले। मुझे कुछ करना पड़ेगा। दिमाग अब भी राह फरार ढूंढने में मसरूफ था। उसने देखा कांस्टेबल किसी काम से उठ गई हैं, तो लपक कर अपना बैग खोला और अंदरूनी खाने से मोबाइल निकाला। पापा, दादा या चाचू को वो अपनी गिरफ्तारी का बताना नहीं चाहती थी। जियाल भैया यहाँ थे नहीं, और समर, वो इसी पर भड़क उठेगा। फिर और कौन था जिसे वो बुला सकती थी? उसने बारी बारी सबके बारे में सोचा और एक नाम पर सोचों का तसलसल रुक गया। दूसरी तरफ उस बड़े बिल्डिंग के आलीशान केबिन में एडवोकेट मीर वली खान और रईस अब्बासी का मुबाहिसा चल रहा था। किसकी कितनी कीमत लेनी है, उसका फैसला भी मैं करता हूँ। अब की बार वली खान का अंदाज प्रोफेशनल था। इससे ज्यादा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। रईस साहब गुर्राए। आपने? वो आबरू मिलाए सियाह आंखें छोटी करके सीट से उठा। कोट की शिकन दुरुस्त की। एडवोकेट मीर वली खान को सड़कछाप वकील समझ लिया है क्या? अगर मैं क्रिमिनल्स को बचा सकता हूँ तो बेगुनाहों को फैसा भी सकता हूँ। आई एम द मास्टरमाइंड ऑफ दिस वर्ल्ड। आपने मुझे खास तौर पर इस केस के लिए लाहौर से बुलवाया है और कीमत इतनी छोटी दे रहे हैं। वह टेबल के साइड से घूमकर उसके पास आया। बेशक वह वकालत की सियाह दुनिया का बेताज बादशाह ही था। उसकी सर्द निगाह पर अबराज ने थूक निगल कर खुश गला तर किया और रुख घुमाकर अपने वालिद साहब को देखा। 10 लाख लास्ट प्राइस, रईस साहब ने शिकस्ता लहजे में कहा। यह वली खान को भी मालूम था और रईस अब्बासी को भी। उनके काले काम सिर्फ वही जानता है, इसीलिए वह किसी और के पास नहीं जाएंगे। और इस मर्तबा तो बात बेटे की थी। फिर वली खान से बेहतर कौन था? वापस अपनी नशिस्त पर आते वली खान की सरदमेहरी गायब थी, पर इससे पहले वो कुछ कहता उसका मोबाइल जो इतनी देर से बज रहा था फिर से वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर से बार बार कॉल आते देखकर उसने तैश में कॉल मौसूल की। मीर भाई, मैं मुशाइम। स्पीकर पर लरसती हुई आवाज गूंजी। कौन मुशाइम? वली खान सख्ती से कहते अपनी सीट से उठकर जरा साइड पर हो गया। दूसरी जानिब मीशाइम का दिल नश्तर से चीर दिया गया। वो हक्का बक्का रह गई। उसे अपने कानों सुने लफ्जों पर यकीन न आया। वो कोई आम राहगीर थोड़ी थी जो वली खान उसे इतनी जल्दी भूल गया था। आवा, मैं डॉक्टर सियाल की बहन रुहाइमा की नंदा। आपने अपना कार्ड दिया था। उसने घबराए हुए आवाज में अपनी मुनासिबत याद करवाई। मीर वली खान के आबरू खुल गए। उसे कुछ दिन कबल हुई मुलाकात याद आई। हाँ मीशाइम, बोलो। मैं जरा इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ, तो बाद में बात करें।
वली ने गैर दिलचस्पी से कहा। उसे लगा मीशाइम को एग्जाम्स के हवाले से कुछ पूछना होगा। मीर भाई, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ड्रग्स सप्लाइंग केस में। मीशाइम कांस्टेबल के आने से पहले मुंह के आगे हाथ की जल्दी जल्दी बोल रही थी। ड्रग्स सप्लाइंग लफ्ज सुनकर बेख्तियार उसने गर्दन घुमाकर रईस साहब और अबराज को देखा। मैं आ रहा हूँ। उसकी आवाज़ सख्त हो गई। कॉल काटकर वह मुड़ा। सियाह आंखें पत्थर जैसी ठंडी और सख्त हो गई थी। डील डन करें मिस्टर खान। रईस साहब ने 10 लाख का चेक उसके सामने किया। वली ने पहले उसे घूरा, फिर दांत पीसते हुए चेक लेकर फाड़ दिया। रईस साहब सीट से उठ खड़े हुए। उसने उनके रद्दे अमल को खातिर में लाए बगैर बाहर के सिम दौड़ लगा दी। पुलिस स्टेशन के तनाव में मीशाइम ने सुकून का सांस लिया था। ए लड़की, तू फिर खड़ी हो गई। कांस्टेबल चिल्लाते हुए उसके सर पर पहुंची। मीशाइम के औसान खता हो गए। ये मोबाइल। उसने मीशाइम के हाथ से मोबाइल झपटा। किससे पूछकर उठाया है? उसने मीशाइम को धक्का देकर बेंच पर गिरा दिया। अब यहाँ से हिली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने आखिरी वार्निंग दी। मीशाइम अपना बाजू सहलाते सीधी होकर बैठ गई। कप कपी खत्म हो गई थी और घबराहट भी कदरे कम थी। इल्जाम भारी था, माहौल सख्त था, मगर उसे मालूम था वो आएगा। उसे अपनी बेगुनाही से ज्यादा उसकी आमद का इंतजार था। और फिर उसका इंतजार खत्म हुआ। मीर वली खान हवा की तरह पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। मजबूत कदम, संजीदा आंखें और वो पुरअसर वकार जो हर माहौल में मरकज़ तवज्जो बन जाता था। पुलिस एहलकारों की सरगोशियां और हैरत की नज़रों को उसने बस एक नज़र से खामोश करा दिया। मीशाइम बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे लगा वो उस इंसान को पहली दफ़ा देख रही है और बतौर क्रिमिनल वकील पहली दफ़ा ही देख रही थी। वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहने हुए, बाल और शेव स्टाइल से तराशे हुए, चमकदार सियाह बूट और आंखों पर सियाह गॉगल्स। वली ने पूरे स्टेशन पर नजर दौड़ाई और एक कोने में से मीशाइम खड़ी मिली। मीशाइम ने हल्का मुस्कुराकर हाथ हल्का सा उठाकर अपनी निशानदेही कराई। ए तू फिर खड़ी हो गई, ढीठ लड़की, एक बात समझ नहीं आती क्या? वही लेडी कांस्टेबल धाड़ती हुई उसके सामने आई। अब तो तुझे एक डंडा लगाना पड़ेगा। उसने हाथ में पकड़ा डंडा हवा में बुलंद हुआ। मीशाइम सहम कर पीछे हो गई। कांस्टेबल ने जोर लगाया मगर डंडा मानो हवा में मुअल्लक हो गया हो। उसने हैरत अंगेजी से गर्दन ऊपर करके देखा तो वली ने डंडे का दूसरा सिरा पकड़ा हुआ था और अंगार भरी नजरों से उसे देख रहा था। किस जुर्म में मारेंगी आप इसे? उसने दमदार आवाज में पूछा। तू कौन है? लेडी कांस्टेबल ने डंडा खींचा मगर वली टस से मस न हुआ। इनका वकील। वली ने जोर लगाया तो वो हट्टी कट्टी खातून लड़खड़ा सी गई। बीच में डंडा आ गया, वरना वो वली से टकरा जाती। मीशाइम के आबरू उठ गए। वो सांस थामे इन दोनों को देखने लगी। उसने वली का ये गजबनाक रूप कभी सोचा भी नहीं था। उसकी गुर्राहट सुनकर उसके रोंगटे खड़े होने लगे। कांस्टेबल वली के खिंचाव से छनप सी गई। दोबारा मुझसे तू तड़ाक करके बात मत करना, वो यहाँ कभी नजर नहीं आओगी। वली ने दांत पर दांत जमाए उसे घूरा और फिर डंडा छोड़ दिया। वह गड़बड़ा कर पीछे हो गई। तुम बैठो, मैं अंदर बात करके आता हूँ। वली ने इसी सख्ती से मीशाइम को देखा। मीशाइम ने फौरन सर असबात हिलाया और बेंच पर बैठ गई। दिल में खौफ था मगर साथ ही एतमाद भी जाग रहा था। वली की आमद ने जैसे फिजा बदल दी हो, इल्जाम की गहराई कमजोर पड़ गई हो। इंस्पेक्टर के कमरे से दोनों अतराफ की ऊंची आवाजें आ रही थी और फिर यकदम खामोशी छा गई। मीशाइम का दिल डूब रहा था। घड़ी 3 बजे से ऊपर जा चुकी थी। न जाने घर वाले उसे कहाँ ढूंढ रहे होंगे। उसने दिल में सोचा, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। वली खान की आवाज धीमी थी मगर इतनी भारी कि कमरे की दीवारें भी सुन ले। अफसर ने कुछ कहना चाहा मगर वो एक कदम आगे बढ़ा। जिसने ये सब किया है वो खुद सामने आ जाए, वरना मैं ढूंढ लूंगा, और जब मैं ढूंढता हूँ तो लोग छिप नहीं पाते। उसने उंगली दिखाते हुए धमकाया। सर, हम ढूंढ लेंगे, इंस्पेक्टर ने उसे पुरसुकून करते हुए कहा। वली गर्म सांस खारिज करते हुए केबिन से बाहर आया। लंबे डग भरता सीधे मीशाइम के पास गया। टेबल पर पड़ा, उसका बैग उठाकर उसे थमाया और फिर खुद उसका हाथ थाम लिया। मीशाइम काम गई, जैसे किसी ने उसके वजूद में बिजली दौड़ा दी हो। एक तेज सा करंट, दिल की धड़कन सीने से टकरा कर लौट आई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर गिरफ्त में अजब सा यकीन था। वो कुछ कह न सकी। अल्फाज जैसे हलक में अटक गए। उसकी उंगलियां अब भी उसकी जिल्द को छू रही थी और हर लम्हा उसे अपनी कमजोरी का एहसास दिला रहा था। यह डर नहीं था, ये नफरत भी नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो वो मानना नहीं चाहती थी। उसने नजरें झुका ली। दिल बेतरतीब धड़क रहा था। चलो, वली ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए उसे मुखातिब किया और कदम बढ़ा लिए। गाड़ी तक आकर उसने मीशाइम का हाथ छोड़ा और उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। मीशाइम मुस्तरिब भी हो रही थी और सरशार भी। वली ने उससे एक सवाल नहीं पूछा और उसका मुहाफिज बनकर आया था। मीशाइम के बैठ जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके घूमकर ड्राइविंग सीट पर आन बैठा और गाड़ी जन करके चल पड़ी। सफ़र खामोशी से तय हुआ। बट हाउस के करीब पहुंचकर वली ने स्पीड हल्की कर दी। इस शक्ल के साथ घर जाओगी तो उन्हें जरूर शक हो जाएगा। वली ने एक नज़र उसे देखकर रुख सामने किया। सब ठीक हो गया है ना? इस मामले में दोबारा कभी कोई तुम्हारे सामने नहीं आएगा। फिर इतनी उदासी क्यों? स्टीयरिंग पर हाथ रखे वो मीशाइम के जानिब कदरे तिरछा हुआ। अगर आप ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मीशाइम सर झुकाए हुए थी। मैं क्यों ना आता?
आवाज बहुत नर्म और अपनायत भरी थी। मीशाइम ने हैरत से रुख घुमाकर उन्हें देखा। क्या ये वाकई वही शख्स था जिससे फोन पर उसे पहचानने में गलती हुई थी? मैं अपनों के लिए हमेशा हाजिर होता हूँ। मीर वली खान के होते तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने मजीद इजाफा करते हुए उसे देखा। मीशाइम ने फौरन चेहरा फेर लिया। वो उसकी नजरों के सहर में खोकर दिल की बात अयां होने से डर रही थी। थैंक यू। बट हाउस के करीब वो शुक्रिया अदा करते हुए कार से उतर गई। मीर वली मुतबस्सिम हुआ और चल पड़ा। कम से कम अपना तो माना, मीशाइम के दिल ने एतराफ़ किया। मीर वली खान के होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसका जुमला मीशाइम के गिर्द घूमने लगा। अचानक हार्ट बीट मिस हुई, गालों पर सुर्खी माइल हो गई। वो खुद को कंपोज करते सर झटक कर घर के अंदर भाग गई। मोहब्बत कभी शोर से नहीं आती, वो खामोशी के किसी कोने में बैठकर दिल की दहलीज पर दस्तक देती है। पहले पहल कुछ समझ नहीं आता, बस एक नाम बेवजह अच्छा लगने लगता है, एक आवाज़ मामूल से ज़्यादा देर तक याद रहती है और एक लम्हा दिल में ठहर जाता है। यह एहसास अजीब होता है, न मुकम्मल खुशी न मुकम्मल बेचैनी, जैसे दिल को किसी की आदत होने लगी हो मगर जुबान अभी इकरार से डर रही हो। मोहब्बत का आगाज़ अक्सर ऐसे ही होता है, बेसबब मुस्कुराहटों से, बेख्तियार सोचों से और इस खौफ से कि कहीं सामने वाला पढ़ न ले दिल की तहरीर। ये वो कैफियत है जहाँ इंसान खुद से भी नजरें चुरा लेता है मगर दिल हर बार उसी एक चेहरे पर जा ठहरता है। शायद मोहब्बत यही है, किसी की मौजूदगी का आदी हो जाना और इस आदत को नाम देने से घबराना। रात गैर मामूल तौर पर खामोश थी, कमरे की लाइट मध्यम थी मगर उसके अंदर जैसे रोशनी और अंधेरा एक साथ बस गए थे। मीशाइम बिस्तर पर लेटी थी मगर नींद उससे कोसों दूर। कलाई पर उंगलियां रखकर उसने आंखें बंद की, वही जगह जहां मीर वली ने उसका हाथ थामा था, जैसे अब भी हल्की सी हरारत बाकी हो, जैसे दिल ने वह लम्स याद कर लिया हो। ये क्या था? उसने खुद से सवाल किया। डांट थी, हिफाजत या कुछ और? दिल बेतरतीब धड़कने लगा। वो आंखें खोलकर छत को देखने लगी। उसकी गिरफ्त सख्त थी मगर उसमें अजीब सा इत्मीनान भी था। वो बेचैनी से करवट बदलती रही। जितना भूलने की कोशिश करती उतना ही वो लम्हा वाजे होता जाता। वहीं वली भी खामोश नहीं था। बालकनी में खड़ा, हाथ जेब में डाले, सड़क की लाइट्स को देख रहा था। उसे अपनी आदतों पर गुरूर था। वो किसी को छूता नहीं, किसी के करीब नहीं आता, मगर आज उसने खुद उसका हाथ पकड़ा था और जब उसकी कलाई उसकी गिरफ्त में आई थी तो उसे भी एक अजीब सा झटका महसूस हुआ था, जैसे किसी ने उसके अंदर की दीवार पर दस्तक दी हो। उसने हल्का सा सर झटका। बकवास, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। वो दोनों अलग कमरों में थे मगर एक ही लम्हे में कैद। रात गुजर गई मगर वो एक लम्हा दोनों के अंदर कहीं ठहर गया और शायद ये आगाज था एक ऐसी कहानी का जिसे दोनों अभी नाम देने से डर रहे थे। जिंदगी कभी कभी उस वक्त रहनुमा भेजती है जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझ रहा होता है। उस दिन वो बहुत डिस्टर्ब था। उसे अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म से एलजीना का पता नहीं चल सका था। वो प्रैक्टिकल क्लास लेकर कैंपस से निकला। उसके पीछे मीलाद रहमानी भाग कर आया है। जियाल, रुक न यार, तुम तो आकल मिलते ही नहीं हो। मीलाद ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे रोका। मैंने आजकल बहुत चीजें छोड़ दी हैं, जैसे कि दोस्त बनाना, भरोसा करना, महफिलों में जाना, बात मनवाना, ख्वाब देखना, दूसरों से उम्मीद लगाना और हर वक्त मैसर रहना। जियाल जेबों में हाथ डाले चलता रहा। हाँ हाँ, डॉक्टर के साथ फिलोसफर भी बन गए हो। मीलाद उसकी बात की बुरा माने बगैर नफीस सा कहकहा लगाया। मेडिकल कैंपस में सिर्फ मीलाद रहमानी ही था जो उसका दोस्त था। उस रात को वो अपने घर की खिड़की में खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था। सड़क सुनसान और तारीक था। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पास पड़े मोबाइल का मैसेज ट्यून बजा। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। हैप्पी 6 मंथ्स एनिवर्सरी हस्बैंड रुहाइमा का मैसेज था। उनकी शादी को 6 माह हो चुके थे। जियाल ने बिना जवाब दिए मोबाइल वापस रख दिया। क्या मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ? दिल से पूछा। मैंने शादी कबूल की है तो क्या मुझे दिल भी नहीं देना चाहिए? उसने खुद से दूसरा सवाल किया। मगर दिल जबरदस्ती नहीं मानता। उसने बालों पर हाथ फेरा। वह जानता था बीवी उसकी तवज्जो की मुस्तहिक है, वो उसकी शरीक हयात है और वो खुद दो हिस्सों में बंटा हुआ इंसान। एक हिस्सा माजी के साथ दफना, दूसरा हिस्सा मौजूदा जिम्मेदारियों में जिंदा। आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी, उसने रिप्लाई भेजा। मोहब्बत एक दिन में पैदा नहीं होती मगर इंसाफ एक दिन में शुरू किया जा सकता है। एलजीना की याद अब भी थी मगर वो याद अब उसके फैसलों की मालिक नहीं थी। वो कश्मकश में जरूर था मगर भाग नहीं रहा था और शायद यही उसकी असल आजमाइश थी। माजी को इज्जत देना मगर हाल के साथ वफादार रहना। उस रोज भी सियाल लाइब्रेरी में अकेला बैठा था। मुसलमान ममालिक में रमजान चल रहा था और उस वक्त लंच ब्रेक था, इसलिए लाइब्रेरी तकरीबन खाली थी। उफ, आज की क्लास ने तो दिमाग गर्म कर दिया। मीलाद उसके पास आकर बैठा। तुम यहाँ? जियाल ने गहरा सांस लेकर कुछ वक्त के लिए यादों के कारवां से रुखसत लिया। शायद तुम भूल गए हो, हम एक ही क्लास, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मेलबर्न भी छोटा शहर है। तुम इतने भी मुश्किल नहीं हो ढूंढने के लिए। मीलाद ने सर कुर्सी की पुष्ट पड़ा। मैं तो चाहता हूँ मुझे वो ना मुश्किल हो जाए जैसे उसे ढूंढना मुश्किल हो गया है, वो हल्की आवाज में बोला। फिर से फिलॉसफी शुरू कर दी। मीलाद ने हनखारा भरी। चलो डॉक्टर सियाल, जुमे की नमाज का वक्त हो रहा है। घड़ी पर वक्त देखते हुए वो खड़ा हुआ। तुम जाओ।
जियाल ने रुख फेर लिया। तुम जुमे की नमाज छोड़ रहे हो, वह भी रोज़ों में। मीलाद का हैरत से मुंह खुल गया। मैं यहीं पढ़ लूँगा। जियाल ने सर किताब में दिया। मगर बा जमात अदा करने से दुगना सवाब मिलता है और रोज़ों में तो अज़र 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। आखिरत में इंसान एक नेकी के लिए तरसता है और तुम 10 गुना नेकियां कमाने का मौका गंवाना चाहते हो। मीलाद दोबारा बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। मीलाद रहमानी का ताल्लुक अफगानिस्तान के पठान तबके से था और उसके वालिद मस्जिद में इमाम और मेलबर्न में मुकीम अफगान कम्युनिटी के सरबराह थे, इसलिए वो दीन का बहुत पाबंद था। क्या मिल जाएगा इतनी नेकियां कमाकर? जियाल ने सर झटका। अल्लाह की खुशनुदी, जिंदगी गुजारने का आसान रास्ता। मीलाद का लहजा नर्म रहा। जियाल ने लब भींचकर सर हिलाया। क्या बात है, अपने पैदा करने वाले से इतनी नाउम्मीदी क्यों? मीलाद को अब उसकी फिक्र सताने लगी। बात ये नहीं है मीलाद कि जिंदगी गुजारने के लिए कोई मिलता नहीं है, मिलता है, बल्कि मिल गई है। मसला यह है कि जो दिल मांगता है वो नहीं मिला, जिसने मेरी हर उम्मीद तोड़ दी है। जियाल की आंखें भीग गई। जुदाई के 6 माह बाद जो न मिली उसमें कोई खैर होगी, और जो मिल गई है उस पर शुक्र करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल है तो अपने दिल के पिंजरे से बाहर निकलो और दुनिया को गौर से देखो। उन लोगों को देखो जो खाली पेट सोते हैं, मिलियन टन के बोझ उठाते हैं या अपनी आजमाइशों के बावजूद मुस्कुरा देते हैं। मेरे और तुम्हारे मुल्क में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास 2 वक्त रोटी नहीं, सर पर छत नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, और तुम एक लड़की के लिए रोते हो। देखो दुनिया को, ये हमें सिखाती है कि हमारा दर्द चाहे जितना भी सच्चा हो, सबसे भारी बोझ नहीं होता। शुक्रगुजारी वहीं से शुरू होती है जहाँ सोच का जाविया बदलता है। अपना नजरिया बदलो, शिकायत छोड़कर शुक्र का रास्ता चुनो। मीलाद ने ठहरे हुए मगर मजबूत आवाज में कहा और उसकी पीठ थप्पाई। जियाल ने गीली सांस अंदर खींची। मैं सफ में तुम्हारी जगह रखूंगा, उसने जाते जाते सदा लगाई। जियाल रोते रोते हंस पड़ा, आंखें पोंछी और उसके पीछे लपका। जारी है नावेल नदामत पार्ट 2 अज पलवशा साफी किस्त नंबर 38। आखिरी रोजे की शाम किचन में हल्की हल्की हलचल थी। खिड़की से आती शाम की रोशनी बर्तनों पर पड़ रही थी और किचन में हल्की सी खुशबू घुलने लगी थी। मीशाइम किचन में आई और आस्तीनें ऊपर की और कदरे संजीदगी से कहा, भाभी आज इफ्तारी में कुछ मैं बनाऊंगी। उसने काउंटर पर रखे डिशेस को देखकर कहा। भाभी ने चौंक कर उसे देखा। आखिरी रोजे की शाम को उसे कुछ बनाना याद आया था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वाकई पहली बार है, या पहले भी कभी किचन का रास्ता देखा है? रुहाइमा ने उसे तंग किया। मैं इतनी भी नालायक नहीं हूँ। मीशाइम ने मसनूई खफगी से आंखें तंग की। अच्छा तो फिर बताओ क्या बना रही हो? भाभी हंस पड़ी। फ्रूट चाट और पकौड़े भी, उसने एतमाद से जवाब दिया। फ्रूट चाट तो ठीक है, पकौड़े तेल में तैरते रह जाएं बस। भाभी ने हल्के से सर हिलाया। आप बस देखती जाएं, आज सब हैरान रह जाएंगे। मीशाइम ने चम्मच उठाते हुए कहा। सब्जियां काटते हुए उसकी उंगली हल्की सी फिसल गई। आह, मैंने कहा था ना आहिस्ता। रुहाइमा फौरन उसके पास आई। कुकिंग भी एक जंग है और मैं पहली बार मैदान में उतरी हूँ। मीशाइम ने हंसते हुए कहा। चलो, जंग में जख्मी होकर भी डटी हुई हो ये अच्छी बात है। भाभी ने उसकी उंगली पर पट्टी बांधी। किचन में दोनों की हंसी गूंजने लगी। तेल में पकौड़ों की आवाज, कटते हुए खुशबू और बीच बीच में नंद भाभी का बेतरतीब अंदाज। जब अजान की आवाज गूंजी तो मेज पर फ्रूट चाट, पकौड़े और जूस सजाया था। भाभी ने पहला पकौड़ा चखा। चंद लम्हे खामोश रही। मीशाइम उसके रिव्यू तक रुकी रही। कैसा है? मीशाइम की सांस रुक गई। पहली कोशिश के लिए बहुत अच्छा, भाभी ने मुस्कुराकर कहा। मतलब अगली बार भी बना सकती हूँ। उसने सुकून की सांस ली और अपनी इफ्तारी करने लगी। हाँ, मगर मेरी निगरानी में, रुहाइमा ने छेड़ा। दोनों हंस पड़ी। शाम की इस इफ्तारी में सिर्फ खाना नहीं था, एक नया रिश्ता भी था। दोस्ती का, राजदारी का और इन छोटे छोटे लम्हों का जो दिल को घर जैसा सुकून दे जाते हैं। इफ्तारी के बाद सब छत पर आ गए। आसमान पर चांद नजर आते ही घर में जैसे रोशनी उतर आई। लॉन में हल्की सी रौनक थी। किचन से मीठी खुशबू आ रही थी और कमरों में ईद की तैयारियों की सरगोशियां। भाभी, चांद नजर आ गया। मीशाइम ने आसमान की जानिब इशारा किया। भाभी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। आंखों में चमक थी, मगर उस चमक के पीछे हल्की सी उदासी भी। शादी के बाद ये उनकी पहली चांद रात थी और उनका शौहर शहर से दूर मुसाफिर था। आए, मैं आपके हाथों पर मेहंदी लगाऊंगी। मीशाइम उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। पहले पकौड़े जलाने वाली, अब मेहंदी भी लगाएगी। भाभी हंस दी। अब तो प्रोफेशनल हो गई हूँ, मिशी ने शरारत से कहा। कमरे में बैठकर उसने निहायत दिलजमी से भाभी के हाथों पर बेल बूटे बनाने शुरू किए। मेहंदी की ठंडी खुशबू कमरे में फैल गई। भाभी कभी अपने हाथ देखती, कभी फोन की स्क्रीन, जैसे किसी पैगाम का इंतजार हो। मेहंदी खुश्क होने के बाद मीशाइम ने सब्ज और सुनहरी चूड़ियां निकालकर उनकी कलाई में पहना दी। चूड़ियों की हल्की सी झंकार फिजा में गूंजी। भाभी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मीशाइम ने बहुत प्यार से उसे देखते हुए सच्चाई से कहा। रुहाइमा ने आईने में खुद को देखा। मेहंदी रची हुई, चूड़ियां खनकती हुई, आंखों में हल्की सी नमी। काश वो यहाँ होते। उन्होंने आहिस्ता से कहा। तो भेज दे ना तस्वीर। मीशाइम ने उसके हाथों को चेहरे के सामने करके उसकी पिक्स लेने लगी। रुहाइमा का रोशन चेहरा, हाथों की मेहंदी और चूड़ियों की तस्वीर ली गई।
चंद लम्हे वो तस्वीर को देखती रही, फिर मुस्कुरा कर भेज दी। पैगाम लिखा, चांद रात मुबारक, इस बार ईद आपके बगैर है, मगर दुआ है अगली चांद रात हम साथ हो। उसने धड़कते दिल के साथ मैसेज भेजा। मेलबर्न की रात मामूल से ज्यादा खामोश थी। रात के 2 बज रहे थे। वो लैपटॉप बंद करके कुर्सी से टेक लगाकर बैठा ही था कि फोन की स्क्रीन जगमगा उठी। बीवी के मैसेज के साथ एक तस्वीर। उसने लापरवाही से खोलना चाहा, मगर अगले ही लम्हे उसकी नजरें ठहर गई। तस्वीर में उसके हाथ थे, मेहंदी से सजे हुए बारीक नक्श जैसे किसी ने दिल की धड़कनों से बनाए हों। कलाइयों में सब्ज और सुनहरी चूड़ियां, हल्की सी खनक शायद तस्वीर से भी सुनाई दे रही थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा। पहली बार उसने तस्वीर को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। दिल के किसी कोने में पुरानी याद ने सर उठाया। किसी और के हाथों पर भी कभी मेहंदी देखी थी उसने, जिसके हाथों पर उसने खुद मेहंदी से किसी का नाम नक्श किया था, मगर न वो उसकी हो सकी थी और न इसकी नहीं। वो पलक झपक कर हाल में लौटा। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, ये उसकी बीवी है, उसका हक है कि वो उसे देखे, समझे, महसूस करे। मगर झिझक अब भी थी, जैसे दिल दरवाजा खोलना चाहता हो मगर हाथ कुंडी पर रुका हो। चांद रात मुबारक, ख्याल रखना, सफर खत्म होते ही आ जाऊंगा। उसने रिप्लाई किया, बस इतना सा। न कोई लंबा जुमला, न शायरी, न मुबालगा। रुहाइमा ने स्क्रीन को चंद लम्हे देखा, हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो जानती थी मोहब्बत का इजहार वो जुमलों में नहीं करता, जिम्मेदारी में करता है। ख्याल रखना उसके हाँ यही सबसे बड़ा जुमला था। चांद रात की हल्की सी रौनक अब आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल रही थी। भाभी अपने कमरे में थी। मीशाइम टेरेस में खड़ी चांद को देख रही थी। हवा में मेहंदी की खुशबू अब भी बाकी थी, मगर उसके दिल में एक और खुशबू थी, उसकी याद की। फोन उसके हाथ में था, उंगलियां स्क्रीन पर रुकी हुई थी। नाम सामने था, मीर वली खान का। दिल ने धीरे से कहा, चांद रात मुबारक लिख दो, बस इतना ही तो है। क्या हरज था, रस्मी सा पैगाम ही तो था। कोई लंबी बात नहीं, कोई जज्बाती इकरार नहीं, मगर इसके अंदर कहीं एक दीवार खड़ी थी। फिर सर झटक कर वापस नीचे आ गई। यादों की बहार दिल में लेकर ईद का इंतजार करने लगी। ईद का दिन खुशियों से भरा रहा। लाउंज में ईदी के लिफाफे, मिठाई के डब्बे और कहकहों की आवाजें बिखरी हुई थी। शाम की चाय के साथ सब इकट्ठा बैठे थे। मीशाइम फर्श पर टांगे मोड़कर बैठी थी और सामने लैपटॉप खुला था। भाई की शादी की तस्वीरें एक एक करके स्क्रीन पर आ रही थी। ये देखो भाभी, आप कितनी शर्मा रही थी, मीशाइम ने हंसते हुए कहा। बस भी करो, सबके सामने मत छेड़ा करो। भाभी ने मसनूई नाराजगी से उसे देखा। सब हंस पड़े। अचानक स्क्रीन पर एक ग्रुप फोटो आई। सब लोग स्टेज के सामने खड़े थे। ये तुम्हारी की फुफ्फो है ना? और ये लड़की इनकी बेटी। रुहाइमा ने जरा झुककर स्क्रीन को गौर से देखा। वो अपनी बारात का फंक्शन याद कर रही थी। उन्होंने तस्वीर में एक चेहरे की तरफ इशारा किया। हल्के रंग का लिबास बनाओ, सिंगार में कुछ ज्यादा ही नुमाया। हाँ, मीशाइम की आवाज हल्की हो गई। ये फिर कभी आई नहीं, आज तो ईद है, ईद पर भी नहीं आई। रुहाइमा को हैरत हुई। कमरे में बैठा देवर, जो अब तक खामोशी से तस्वीरें देख रहा था, अचानक सीधा होकर बैठ गया। ना ही आए तो अच्छा है, बेकार ईद खराब हो जाती है। समर ने हूँ करते सर झटका। कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई। भाभी ने मासूमियत उसे देखा। क्यों? मैं तो बस पूछ रही थी। भाभी ने हैरानी से पूछा। कुछ लोग तस्वीरों में ही अच्छे लगते हैं, असल में नहीं। लहजा ठंडा था, मगर अंदर कहीं गुस्से की परछाई साफ थी। मीशाइम ने फौरन माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे छोड़े भी, आगे वाली तस्वीर देखे, यहाँ भैया कितने सीरियस लग रहे हैं। उसने रुहाइमा का ध्यान बटाना चाहा। समर की नजरें अब स्क्रीन पर नहीं थी, वो कहीं और देख रहा था, शायद माजी की तरफ। फुफ्फो से कैसी नाराजगी, रुहाइमा की सुई वही अटकी हुई थी। अच्छा, कजिन से तो बात होती होगी। उसने एल्जिना के बारे में पूछा नहीं? उसकी माँ हमसे नफरत करती है तो वह भी मुंह नहीं लगाती। जवाब फिर समर के जानिब से मिला। समर बस करो, सदीफ ने उसे डपटा। आयत ने गुस्से से घूरा और मीशाइम ने अफसोस से, वो क्यों? रुहाइमा फिर से सबको देखने लगी। भाभी, वो मम्मी और फुफ्फो का वटा सटा हुआ था, फिर उनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो हमारा मिलना जुलना कम हो गया। मीशाइम ने नरमी से बात समझाने की कोशिश की। रुहाइमा की आंखें खुल गई। उसने हैरत से सास को देखा। हम फुफ्फो से तो ठीक है, पर कज़फों से कैसी खफगी। कल को मीर भाई की शादी होगी तो मेरे अपनी भाभी से जितने भी मसले हो, मीर भाई के बच्चे को तो मैं पलकों पर बिठा कर रखूंगी। रुहाइमा ने तबसरा किया और वापस सीधी हो गई। मीर की शादी का सुनकर मीशाइम मुझसब जब हो गई। उसने लैपटॉप रुहाइमा को दिया और बहाना करके उठ गई। उसे मीर की शादी का सुनकर अच्छा लग रहा था या बुरा वो समझ न सकी। ईद के दूसरे दिन सब भाभी के मायके गए। घर में रौनक थी। माँ और तीनों भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश थे। मीशाइम ने हल्के फिरोजी रंग का सूट पहना हुआ था, बाल हाफ कैचर में बांधे, नफीस सा मेकअप, हाथों में मेहंदी और कलाइयों में चूड़ियां। वो कोशिश कर रही थी कि नजरें काबू में रखे, दिल को नहीं। दरवाजे के करीब वो खड़ा था, मीर वली खान। सादा मगर नफीस लिबास, हाथ में घड़ी, चेहरे पर वही संजीदगी। चंद लम्हे के लिए नजरें मिली, बस रस्मी सा वक्फा। ईद मुबारक, उसने मुख्तसर अंदाज में कहा। ईद मुबारक। मीशाइम की आवाज तवक्को से ज्यादा धीमी निकली, बस एक तहजीबी सा फासला। सब मिलकर ड्राइंग रूम में बैठे। नाजनीन खानम चाय बनाने उठने लगी थी कि रुहाइमा ने रोक लिया। अम्मी,
मैं बना कर लाती हूँ। उसने अम्मी को कंधों से थाम कर वापस बिठा दिया। इतने दिनों बाद आप ही के हाथ की चाय मिलेगी। जोरिन खुशी से चह गया। भाभी, मैं हेल्प कराऊं? मीशाइम साथ उठने लगी। मैं कराता हूँ हेल्प। इससे पहले मीर खड़े हो गए। मीशाइम वापस बैठ गई, मगर रुहाइमा की आंखों में हैरत उभर आई। मीर भाई, मैं कर लूंगी। रुहाइमा ने उनके पीछे किचन कदम बढ़ाए। इट्स ओके बच्चे, यहाँ तुमसे अकेले में बात भी हो जाएगी, मीर भाई ने बहुत प्यार से कहा। रुहाइमा ने हथियार डाल दी और चाय के लिए दूध रखा। वली इलायची कूटने लगा। और सुनाओ, मियाँ कैसा है तुम्हारा? जब से गया है, ना कोई कॉल ना मैसेज। हम भाइयों को तो छोड़ो, उसने अपनी सास को भी ईद मुबारक की कॉल नहीं की। उन्होंने जताते हुए कहा, ठीक है, पढ़ाई में बिजी हैं, सारा दिन यूनिवर्सिटी फिर हॉस्पिटल, भूल गए होंगे। रुहाइमा छनप सी गई, मगर जियाल का पूरा दिफा किया। फिर भी मसरूफियत अपनी जगह, मगर घर वालों को याद करना भी ज़रूरी होता है। हम भी उसके घर वाले हैं या नहीं? अम्मी को तो कॉल करना चाहिए उसे, वो कल से पूछ रही थी। वली ने इलायची उबलते चाय में डाली और बगौर रुहाइमा का चेहरा देखा। रुहाइमा अब खुद को मसरूफ दिखाने की कोशिश में रुख फेर रही थी, मगर वली ने उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने किया। तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? उसकी आवाज़ नर्म थी, मगर लहजे में फिक्रमंदी मौजूद थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीर भाई, कोई प्रॉब्लम? रुहाइमा ने उनके हाथों को अपने हाथों में ले इत्मीनान दिया। वो चंद लम्हे बहन को देखता रहा, जैसे सच परख रहा हो। फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। फिर ठीक है, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मीर ने अपना अंदेशा जाहिर किया। मीर भाई डोंट वरी, सब ठीक है। उसने मीर भाई के कंधे से सर रखा। मीर ने उसकी ठुड्डी ऊपर की और आबरू से उसके पीछे इशारा किया। रुहाइमा पीछे मुड़ते हड़बड़ा गई। चाय उबल कर गिरने वाली थी। उसने फौरन गैस बंद कर दिया। मीर ने सर झटक कर उसके सर पर बहुत हल्के से प्यार के साथ थपकी दी। वो हंस पड़ी। दोनों बहन भाई चाय के कप ट्रे में लिए हंसते हुए वापस ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। खुशगप्पियों का सिलसिला बन गया और ईद की खुशियां बिखरती गई। चाय का कप उठाते हुए उसकी नज़र एक लम्हे को मीशाइन पर भी ठहरी, बस एक लम्हा। फिर उसने फौरन नजरें हटा ली। रस्मी मुलाकात थी, मुख्तसर जुमले थे, फासला भी कायम था, मगर ईद की इस महफिल में खामोश जज्बात की एक और लहर जन्म ले चुकी थी। ईद की सुबह मेलबर्न में धूप कुछ नरम सी थी। जियाल अपने दोस्तों के साथ ईद की नमाज से वापस आया तो फ़ोन पर कई पैगामात थे, रिश्तेदार, दोस्तों और सबसे ऊपर बीवी के। ईद मुबारक, एक बात कहनी थी आपसे। मैसेज पर जियाल हैरान हुआ, अपने कमरे में आया। फिर उसने फौरन कॉल कर ली। रुहाइमा कदरे हैरान हो गई। मैसेज के अलावा उनकी कभी कभार वीडियो कॉल पर हाल अहवाल हो जाया करती थी, मगर वीडियो कॉल आज पहली दफ़ा हो रही थी। उसने कॉल वसूल करने से पहले आईने में खुद को देखा, लिपस्टिक बराबर किया और कॉल वसूल की। वो स्क्रीन पर थी। ईद के जोड़े में आंखों में हल्की सी चमक, मगर चेहरे पर झिझक। वहीं सियाल सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस, बाल और शेव नफासत से बनाई हुई थी। अस्सलाम अलैकुम, रुहाइमा ने पहल की। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। वो मुस्कुराया। ईद मुबारक, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। फिर चंद लम्हे खामोश रही। तुमने कुछ कहना था, उसने याद दिलाया। वह स्क्रीन से ज्यादा अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रहा था। रुहाइमा जो उसकी वीडियो कॉल करने पर खुश हो रही थी, वापस बुक गई। जी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, वो खुद को कंपोज करके बोली। हाँ कहो। वो सीधा होकर बैठ गया। चांदनी रात थी, कमरे में रोशनी नरम थी। रुहाइमा फोन के सामने बैठी थी। मीर भाई को लग रहा है शायद हम दोनों के दरमियान सब ठीक नहीं है। आपने अम्मी से भी ईद मुबारक नहीं किया तो उन्हें शक हो रहा है। रुहाइमा ने दिन की रुदात सुनाई। जियाल ने संजीदगी से उसे देखा। मैंने उन्हें समझाया, पर वो वकील है ना, सच और झूठ पकड़ लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को लगे कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं हूँ, पर मीर भाई का दिल नहीं मान रहा। मैं चाहती हूँ आप उनसे बात करें, उन्हें यकीन दिलाएं कि मैं ठीक हूँ और सब कुछ नॉर्मल है। उसने नरमी से कहा, यह शिकायत नहीं थी, यह दरख्वास्त थी। ठीक है, मैं आज उन सब से बात करूंगा, तुम्हारे मीर भाई से भी। जियाल ने शादी के 8 माह बाद उसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। उसकी आंखों में हैरत और खुशी एक साथ आ गई। उसका चहकना बहुत मासूमियत भरा था। जियाल नजरअंदाज ना कर सका। थैंक यू, रुहाइमा दिल से मशकूर हुई। फोन बंद होने के बाद वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही। दिल में अजीब सा सुकून और साथ ही छोटी सी धड़कन बाकी थी। जियाल ने वादे के मुताबिक अगले दिन सुबह सवेरे नाजनीन खानम को कॉल मिलाई। मीर वली और दोनों जुड़वा भाइयों से भी बात की। नाजनीन खानम इतने अरसे बाद दामाद से बात करके बहुत खुश थी, और अम्मी को खुश देखकर मीर वली के दिल में उठता खलिश खत्म हो गया था। 2 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी। 2 साल लफ्ज़ छोटा है, मगर वक्त बहुत लंबा। ईदें बेशुमार, शामें अनगिनत फ़ोन कॉल्स और अधूरे जुमले, सब एक इंतजार में बंधे रहे। उस दिन दोपहर को दरवाजे पर गाड़ी रुकी। जियाल भैया आ गए। मीशाएं उछलकर पोर्च के जानिब भागी। डॉक्टर सियाल बोल। समर भी उसके पीछे लपका। मैं भी आ रहा हूँ। मुसव्विर भी सदा लगाते पीछे हो लिया। रुहाइमा के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो शर्मा भी रही थी, घबरा भी रही और बेइंतहा खुश भी थी। लाउंज में सब उसके इस्तकबाल में खड़े हो गए। किसी ने खुश आमदीद कहा, किसी ने गले लगाया। मेरा प्यारा बेटा, आयत मुतरन्नम आवाज में कहते उससे लिपट गई।
जियाल ने मम्मी के गिर्द हिसार का हल्का बनाते हुए पलके उठाकर सामने देखा तो वो मंजर रोशन हुआ। रुहाइमा उसी जगह उसी अंदाज में खड़ी थी जहां वो 2 साल कबल उसके जाते हुए खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, थोड़ी बेचैन, थोड़ी खुश। इनकी आंखें मिली, न शोर हुआ न फिल्मी सा मंजर, बस 2 बरस का फासला एक नजर में सिमट आया। जियाल ने नजरें हटा ली और बाकी फैमिली से मिलने लगा। घर के कोने कोने में सुकून फैल गया। मम्मी की आंखों में शुक्र के आंसू थे। समर ने मजबूती से उनका कंधा थपथपाया। लफ्ज कम एहसास ज्यादा। मम्मी ने उसके ठुड्डी पर हाथ रखा। मीशाइम दूसरे सिम से उनके गले लगी। नजरें अपने जियाल भैया पर थी, सबसे जानदार पर्सनैलिटी का मालिक। सबसे मिलकर वो माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची के मौजूदगी में मजबूरन रुहाइमा के सामने गया। न गले लगाने की नुमाइश, न जज्बात का शोर, बस हाथ आगे बढ़ाया। कैसी हो? उसने मुसाफा किया। ठीक हूँ, उसने थाम लिया। दिल में नए एहसास ने जन्म लिया था। जियाल ने सर को जंबिश दिया और घूमकर पापा के पास आन बैठा। रुहाइमा उसके लिए जूस का गिलास ले आई। कुछ देर घर वालों से हाल अहवाल दरियाफ्त होता रहा। जियाल, तुम फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर सस्ता लो, बाकी बातें खाने पर हो जाएगी। मम्मी ने उसे लाड करते मशवरा दिया। ओके मम्मी। वो फरमाबरदारी से बात मानकर उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे के सिमत चल पड़ा। रुहाइमा खाली गिलास लिए जामिद खड़ी रही। मिशाइम तेजी से उसके पास आई भी। जाओ उनके पीछे। क्या कर रही हो? उसने रुहाइमा के हाथ से गिलास लिया और उसका रुख घुमाकर जियाल के जानिब धक्का दिया। रुहाइमा सर झुकाकर शर्माते हुए उसके पीछे होली। जियाल कमरे में दाखिल हुआ तो अलग एहसास ने घेर लिया। हर चीज बदल गई थी। दीवारों का रंग नया, पर्दे, बेडशीट, सोफा सेट, फर्नीचर, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल, हत्ता के कालीन और लैंप भी। हर चीज नए रंगों और नए एहसासात के साथ उसके इस्तकबाल में खड़ी थी। इससे ज्यादा तो उसका कमरा जी रहा है, जियाल ने सोचा। हर चीज का जायजा लेते वो शर्ट के बटन खोलता हुआ मुड़ा के ठिठक गया। रुहाइमा उसके पीछे खड़ी मोहब्बत पाश नजरों से उसे देख रही थी। खुले बटनों में से छलकते उसके सीने पर नजर पड़ते उसने ब्लश करते नजरें झुका ली। उसे लगा बाहर घर वालों के सामने वो ठीक से मिल नहीं पाए तो अब वो दरवाजा बंद करेगा, मुस्कुराएगा, करीब आएगा, शायद उसकी पेशानी को छूकर कहेगा, कितना इंतजार करवाया ना मैंने। उसने ये सब कई बार अपने जहन में दोहराया था कि जियाल जी भर कर उसे देगा, खुद से लगाएगा, मोहब्बत का इजहार करेगा। मगर उसके तवक्कुआत के बरअक्स वो पलटकर वार्डरोब के सिमत गया और अपने लिए आम सा टी शर्ट और ट्राउजर निकाल कर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। न कोई मुस्कुराहट, न कोई लम्स, न वो इंतजार जिसकी उसने 2 बरस परवरिश की थी। वो बेड के किनारे बैठ गई, आंखें दरवाजे की तरफ थी जहां से वो वॉशरूम में गया था। दिल में एक खाली सा शोर उठा। क्या यही था वह लम्हा जिसका मैंने इतने साल इंतजार किया? वो खुद से लड़ने लगी। शायद थका हुआ है, सफर लंबा था, मगर सच ये था, उसने जिस शिद्दत से वापसी को महसूस किया था वो सियाल की आंखों में नजर नहीं आई। दरवाजा दोबारा खुला। वो बाहर आया, तौलिया कंधे पर, चेहरा मामूल के मुताबिक। काफी थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। वो बिस्तर पर लेट गया, चंद लम्हों में आंखें बंद कर ली और वह बैठे बैठे उसे देखती रही। 2 साल का इंतजार एक खामोश कमरे में बैठा था और उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था। क्या फासले सिर्फ जिस्मानी थे या दिल भी कहीं दूर रह गया था? अपने ख्यालात झटक कर वो कमरे से बाहर निकल गई। खाने का एहतिमाम हुआ। वो उसे बुलाने जा रही थी मगर जियाल इससे पहले खुद ही बाहर आ गया और फिर रात तक दादा, चाचा, पापा और भाई के पास बैठा रहा। मौजूए गुफ्तगू हॉस्पिटल की इफ्तिताह थी। रुहाइमा अरमान भरी नजरों से उसे देखती रही। रात कमरे में तो आएंगे ना? उसने कुछ सोचते हुए नया प्लान बनाया। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। घर खामोश था मगर उसके दिल में अजब सी हलचल थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। 2 साल का इंतजार, बेशुमार अधूरे ख्वाब, आज वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कमरे को सजा दिया। बेड के गिर्द हल्के गुलाबी और सफेद फूल बिखेर दिए। पर्दे थोड़े मध्यम किए, लैंप की रोशनी नरम कर दी। फिजा में हल्की सी खुशबू घुल गई। आज उसने खासा नाइट गाउन पहना, सादा मगर नफीस, कोई बेजा नुमाइश नहीं, बस निस्वानी वकार और हल्की सी दिलकशी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद अब वो महसूस करे, शायद अब वो करीब आए। वो खुद संवारते हुए सोच रही थी। दरवाजा खुला, जियाल अंदर आया, चंद लम्हे रुका, उसकी और कमरे की सजावट देखी। रुहाइमा मुस्कुराई, इस बार जबरदस्ती नहीं, समझ के साथ। फिर वो उसके करीब आकर रुकी, इतना करीब कि उसकी सांसों की हिद्दत महसूस हो सके। कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर नरम साया बना रही थी। जियाल ने हटना चाहा मगर उसने हाथ पकड़ लिया। सफर कैसा रहा? शुरुआत आम लफ्जों से हुई। अच्छा था। जियाल उससे नजरें चुराने लगा। मैंने तो आपको बहुत मिस किया। 2 साल, 2 सदियों जैसे गुजरे हैं मुझ पर, वो मखमूर लहजे में कहती। उसके सीने पर सर रख गई। जियाल ने मुट्ठियां भींच ली। दिल बर्क रफ्तारी से धड़क रहा था। अब मैं एक दिन भी आपको दूर नहीं जाने दूंगी। वो बाहों का हल्का तंग करने लगी। हम अब बात होती तो थी। उसने हिम्मत करके रुहाइमा को कंधों से थामकर खुद से अलग किया। रुहाइमा हैरान हो गई। जियाल बेड के जानिब बढ़ गया। नाराज हो? उसने कमर पर हाथ बांधे उसके साइड से झुककर जियाल की आंखों में देखा। खुले बाल कंधे पर आ गए। जियाल ने रुख फेर लिया। नहीं, लहजा बेलचक था। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वो शरारत से कहते मनाने की कोशिश करती रही। नहीं। फिर एक लफ्जी जवाब। इस्तिराब में इजाफा हो रहा था।
मैं अच्छी नहीं लगती। उसकी आवाज़ धीमी और संजीदा हो गई। ऐसी बात नहीं है, उसने ज़िद होकर जवाब दिया और सामने से हटना चाहा। ज़ियाल, किसी और से प्यार करते हो? दिल में कोई और है क्या? रुहाइमा ने वो सवाल पूछा जो वो इतने अरसे से नज़रअंदाज की हुई थी। ज़ियाल खामोश हो गया। एक लफ्ज़ी जवाब भी नहीं। चेहरे पर साया सा उभरा। फिर मुझसे शादी क्यों की? फैमिली ने फोर्स किया था। क्या रुहाइमा का दिल कांप रहा था? उसके अंदेशे सच साबित हो रहे थे। मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। ज़ियाल उसे परे करके खिड़की के पास आ गया। आप ज़बान से कुछ न भी बोलो, मैं जवाब समझ गई हूँ। उसने जज्बात काबू करने लपकाटा। ज़ियाल ने गहरी सांस ली। तासुरात ठोस रहे। अगर आप दिल के डॉक्टर हैं तो मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ। दिल जब चुप हो जाए तो दिमाग चेहरे पर सारे राज खोल देता है। उसकी आवाज़ भीगने लगी। इस शादी में रहना है तो इन सब की आदत डाल लो। वो खिड़की के दरीचे पर कोहनियाँ टिकाकर उफुक में देख रहा था। एक शादीशुदा जिंदगी के लिए क्या ज़रूरी होता है, वो उसका दिमाग मजीद खोल रही थी। अच्छा घर, अच्छे लोग, अच्छा खाना पीना, कमाता हुआ शौहर। वो बेजारी से बोला। खुशहाल जिंदगी के लिए क्या ये काफ़ी है? वो मुस्तफसिर हुई। दिल टूट रहा था, कदम डगमगा रही थे। जिंदा रहने के लिए काफ़ी है, उसने उसे टोन में जवाब दिया। रुहाइमा खामोश हो गई। वो उसकी पीठ देखती रही। इन खामोश मैसेजेस, 2 से 3 लफ्ज़ी कॉल्स के पीछे ये इंसान था। और प्यार, क्या मियाँ बीवी में प्यार और अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए? शायद वो एहसास दिलाना चाहती थी। मैंने नहीं रोका तुम्हें, 2 साल का वक्त मिला था, ना चली जाती वापस। ज़ियाल अब तैश में आने लगा। और मेरे चले जाने से हमारा रिश्ता खत्म हो जाता। उसे यकीन ना आया। खोए लहजे में बोली, भेज देता मैं तलाकनामा। उसने जान छुड़ाने के वाले अंदाज में जवाब दिया। वो शायद गुस्से में था, शायद बेसोचा समझा, शायद सिर्फ यादों के दबाव में, मगर लफ्ज़ अदा हो चुका था। वो साकित खड़ी रह गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे की सारी हवा खींच ली हो। कानों में बस वही लफ्ज़ गूंज रहा था। उसने उसे देखा, यकीन न आने वाली नज़रों से। आपने क्या कहा? आवाज़ में चीख थी, ना आंसुओं में डूबी हुई, बस टूटती हुई। ज़ियाल भी शायद अपने ही लफ्ज़ से चौंका था, मगर अना ने फौरन चेहरे पर सख्ती जमा दी। मगर रुहाइमा को लगा किसी ने उसे खाई में धकेल दिया हो। उसका सर चकरा गया, सांस लेना दुश्वार हो गया था। जारी है नोवेल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 39। ज़ियाल, उसने दर्द से कराहते हुए लहजे में उसे पुकार कर उसका रुख अपने जानिब गया। उसका जर्द चेहरा, भीगी आंखें, सुर्ख पड़ती गर्दन और लरजता वजूद देखकर ज़ियाल घबरा गया। आज तो कह दिया, मगर आइंदा ये लफ्ज़ अपनी ज़बान पर मत लाना। मैं मरना कबूल करूंगी, मगर आपके नाम से अलग होना नहीं। आपको मुझे बीवी का दर्जा नहीं देना ना दें, पर खुद से दूर करने की बात मत कीजिए। मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत के साथ जी लूंगी। जब टूट गया, आबशार बह निकला। उसने बहुत कोशिश की मगर दिल ने हिम्मत छोड़ दी। अचानक जैसे अंदर जमा सब कुछ बह निकला। वह दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और उसकी हल्की सिसकियां कमरे में गूंज उठी। ये आम रोना नहीं था, ये 2 साल का सब्र था जो टूट गया था। ये वो रातें थी जब उसने तन्हाई में खुद को तसल्ली दी थी। ये वो ईदें थी जो उसने ज़ियाल के इंतजार में मुस्कुराकर गुजारी थी। कमरे में फूलों की सजावट थी, मगर ज़मीन पर बहते आंसुओं ने सारा मंजर बदल दिया था। वो जोर से रो रही थी, जैसे दिल का बोझा लफ्ज़ों में नहीं सिर्फ आंसुओं में निकल सकता हो। और शायद पहली बार ज़ियाल को एहसास हुआ कि उसका एक बेसोचा जुमला किसी के वजूद को हिला सकता है। जहाँ उसकी चुनी हुई लड़की उसे इतनी आसानी से छोड़ गई थी, वहीं अल्लाह की मुंतब करदा लड़की उसके छोड़ देने के ख्याल से ही लरज उठी थी। सुबह रोशन थी। घर में माँ, बहन और बीवी की आवाज़ें आ रही थी। वो उठा। बेड का दूसरा हिस्सा खाकी था। सोफे की पुश्त पर उसके आज के कपड़े रखे हुए थे। वो हैरान हुआ। कल रात उसने इतनी बुरी तरह रुहाइमा का दिल तोड़ा था, मगर वो सुबह सब कुछ भुलाकर शौहर और ससुराल की खिदमत में लग गई थी। ज़ियाल के दिल में नरम गोशा बनने लगा, मगर फिलहाल दिल की आवाज़ दबाई रखी। आज अस्पताल की ओपनिंग थी। सब बहुत खुश थे। नाश्ते के बाद सब तैयार होकर लोकेशन पर पहुंचे। अस्पताल की इमारत रोशनियों से जगमगा रही थी। सफ़ेद और सुनहरी कपड़े से सजी दाखिली मेहराब, दरवाजे पर सब्ज रिबन और अतराफ में ताज़ा फूलों की खुशबू। आज डॉक्टर ज़ियाल के ख्वाब की ताबीर का दिन था। सालों की मेहनत, रातों की जागती आंखें, शिकस्तों के बाद दोबारा खड़ा होना, सब आज एक इमारत की सूरत सामने था। समर हर तैयार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। मेहमान एक एक करके आ रहे थे। शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग, चंद सीनियर डॉक्टर्स और सियासी नाम। अस्पताल के बोर्ड पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, ज़ियाल बट हार्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर ज़ियाल सादा मगर बावकार सूट में खड़ा था। चेहरे पुरवकार, आंखों में हल्की सी चमक। एलजिना को वह भूला नहीं था, मगर वो कहीं पीछे छूट गई थी। स्टेज पर माइक रखा था। तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज हुआ। फिर मेज़बान ने डॉक्टर ज़ियाल को दावत दी। वह माइक के सामने आया। चंद लम्हे खामोश रहा, शायद जज्बात को तरतीब दे रहा था। ये अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक वादा है। वादा इस शहर से कि यहाँ मरीज सिर्फ केस नहीं होंगे, इंसान होंगे। हॉल में खामोशी छा गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में नुकसान भी देखा है, बेबसी भी। इसी बेबसी ने मुझे ये ख्वाब दिया कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं, एहतराम और तवज्जो से भी होता है। उसने तकरीर का इख्तिताम किया। तालियां बज उठीं। सबसे ऊंची रुहाइमा की तालियां थी। डॉक्टर ज़ियाल ने पापा को स्टेज पर बुलाया।
मेरी पहली दुआ और पहली ताकत। उसने पापा के हाथों से रिबन कटवाया। तालियां, दुआएं, कैमरे की फ्लैश, दरवाजे खुल गए। अंदर जदीद मशीनरी, साफ सुथरे वार्ड्स, इमरजेंसी यूनिट और एक छोटा सा गोशा जहां दीवार पर लिखा था, यहाँ हर जान कीमती है। तकरीब के बाद डॉक्टर सियाल तन्हा राहदारी में खड़ा था। उसने दीवार को छुआ, आंखें बंद की। ये सिर्फ आगाज है, मेरा नया आगाज, उसने खुद से कहा। अस्पताल बनाना आसान था, इस मेयार को जिंदा रखना मुश्किल होगा, मगर आज वो मुतमईन था, क्योंकि उसने सिर्फ इमारत नहीं बनाई थी, उसने उम्मीद की एक जगह कायम की थी। वक्त गुजरने लगा और रोशनियों में नहाया। अस्पताल शहर की नई पहचान बन चुका था और डॉक्टर जियाला एक डॉक्टर से बढ़कर एक ख्वाब की तकमील का नाम था। रुहाइमा बिना शिकवा शिकायत के उसका हर छोटे मोटे काम करने लगी, जैसे सुबह कपड़े तरतीब देना, टिफिन रेडी करके देना, हत्ता के अस्पताल का शेड्यूल तरतीब देना। उसने हर काम अच्छे से संभाल लिया था। उसने दोबारा हक की मांग नहीं की। अलबत्ता जियाल अब बस खुद उसे खुश रखने की कोशिश करने लगा। रुहाइमा की मोहब्बत एकतरफा थी, मगर जियाल इज्जत व एहतराम पूरा दे रहा था। उस रात वो निहान का ऑपरेशन करके लौटा था, थका मांदा, जूतों के साथ ही बेड पर लेट गया। कोई सीरियस केस था? रुहाइमा ने उसके जूते उतारते पूछा। हम्मम, एक लड़की को गोली लगी थी, हार्ट पूरा डैमेज हो सकता था, शुक्र है बच गई। उसने सुकून सा सांस लिया। जो जितनी कोशिश करता है, अल्लाह उसे उतना ही नवाजता है। आप इतने लगन से काम कर रही हैं, कामयाबी भी आपकी होगी, उसने हौसला अफजाई करते हुए कहा। जियाल ने सर को खम दिया। कुछ देर उसे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, मगर फिर वापस उठ गया। रुहाइमा ने दिल को समझाते लंबा सांस खारिज करते सर झटका। उस रोज वो अस्पताल जाने के लिए रेडी हो रहा था। घर के अंदर की कशीदगी अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई थी। लफ्फों के जख्म भरने में वक्त लगता है, शायद इसीलिए उसने अचानक बाहर जाने का प्लान बनाया। जियाल, आज जल्दी आना प्लीज, कहीं बाहर चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। उसने आईने में उसके अक्स को देखते हुए फरमाइश की। कहाँ? वो हैरान हुआ। जहाँ शोर कम हो और बातें ज्यादा हो सके। उसने प्लान करते हुए सोचा। तुम जगह सोच कर रखो, मैं आ जाऊंगा, उसने इत्मीनान दिलाया। रुहाइमा खुश हो गई। वो सियाल की इन्हें छोटी छोटी मेहरबानियों पर खुश हो जाया करती थी। रात 8 बजे से पहले वो ब्लैक डिजाइनर ड्रेस पहनकर नफीस सा मेकअप और अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर तैयार हुई और जियाल का इंतजार करने लगी। 8 से 9 बज गए, मगर जियाल ना आया। वो निहान के फिजियोथेरेपी सेशंस में मसरूफ था। 10 बजे तक उसका अच्छा खासा मूड गारत हो चुका था। वो तैश में अपना हेयर स्टाइल खराब करके मेकअप बिगाड़ कर रो पड़ी। जियाल अस्पताल के कॉरिडोर में चल रहा था जब उसे रेस्टोरेंट के इस्तकबालिया से कॉल मौसूल हुई। सर, हमारे यहाँ मिस्टर और मिसेस सियाल के नाम पर टेबल बुक हुआ है। अगर आप नहीं आ रही तो हम आपकी बुकिंग कैंसिल करके टेबल किसी और को दे दें। उस लड़के ने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जियाल ठिठक गया। उसे सुबह रुहाइमा से किया हुआ वादा याद आया। उसने अफसोस से सर झटका। नहीं, बुकिंग कैंसिल न करें, हम बस आ रही हैं, उसने अजलत में जवाब दिया और गाड़ी के जानिब दौड़ लगा दी। तेज रफ्तार से ड्राइविंग करते हुए रुहामा को कॉल मिला रहा था, मगर वह बार बार काटकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रही थी। जियाल हल्का मुस्कुराया, घर के गेट के बाहर गाड़ी खड़ी की, अंदर को भागा, कमरे का दरवाजा खोल के देखा तो रुहाइमा बेड पर घुटनों के गिर्द बाजू हमाइल की उदास बैठी थी। सॉरी, भूल गया था, चलो अभी चलते हैं, उसने माजरत ख्वाह होते रिक्वेस्ट की। अब कहीं नहीं जाना, उसने रुख फेर लिया। जियाल गहरी सांस लेकर अंदर आया और उसके घुटनों और कंधों के जेर से अपने हाथ फैलाकर उसे गोद में उठा लिया। जियाल, क्या कर रही है? नीचे उतारे। रुहाइमा हड़बड़ा गई। गलती मेरी है, अब ठीक भी मैं करूंगा। वो उसे उठाए हुए कमरे से बाहर आया और सीढ़ियां उतरकर बाहर निकल गया। जियाल, कोई देख लेगा, उसने मुंह पर हाथ रख लिए। हाँ हाँ, उसकी इस हरकत पर वो खिलखिलाकर हंसा था। इतने सालों में पहली बार उसे गाड़ी में बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर आया और कार चला दी। उस नफीस से रेस्टोरेंट के टेबल पर मोमबत्ती, नर्म मौसीकी और खिड़की के बाहर शहर की रोशनी सजी थी। टेबल पर बैठकर वो दोनों खामोश रह गए। खामोशी में भी गुफ्तगू थी, आंखों की जबान थी। आज आपने फिल्मी सीन बना दिया, बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी बचपना करने में मजा आता है, जियाल ने एतमाद से कहा। रुहाइमा के होंठों पर हल्की सी शरारत और आंखों में चमक आ गई। दोनों के हाथ बगैर कहे हाथ पकड़ गए। डिनर के बाद वो दोनों कार में बैठे और शहर की रोशनियों से दूर साहिल की तरफ रवाना हुए। हवा में नमक की खुशबू थी, लहरों की सरसराहट दूर तक सुनाई दे रही थी। चांदनी पानी पर जैसे हल्की सी चादर डाल रही थी और हर चीज खामोशी के साथ एक रोमांटिक माहौल बना रही थी। जब वो रेत पर उतरी, हर कदम के साथ रेत ठंडी और नर्म महसूस हुई। रुहाइमा ने जूते उतारे, हाथ में हाथ लिए वो दोनों चलने लगे। जियाल खामोश था, मगर दिल में एक खुशी की लहर चल रही थी। रुहाइमा ने नजरें साहिल के किनारे डाली, पानी की छोटी छोटी लहरों को देखकर मुस्कुराई। कितनी खूबसूरत रात है, जियाल ने यूं ही आहिस्ता से कहा। रुहाइमा ने सर हिलाया। आपके साथ सब कुछ खूबसूरत लगता है, वो जियाल को देख रही थी। ये अल्फाज, रेत की नर्म सतह और लहरों की हल्की गरज, सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल गया। वो एक छोटे से पत्थर के किनारे बैठ गए। रुहाइमा ने कहा हाथ थामा और इस बार जी छक कम थी, सिर्फ मोहब्बत और सुकून था।
जो दिल से दिल तक जा रहा था। कुदरत की खूबसूरती सामने है। जियाल ने उसके रुखसार पकड़कर उसका रुख सामने समंदर के जानिब किया। उसकी नजरों की कशिश से वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। आप वो वाहिद शख्स हो जिसे देखते सुकून से रात भर जागा जा सकता है। आपके बालों को सहलाते, आपकी सांसें सुनते घड़ी को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। आपका कुर्ब मुझे जिंदगी देता है और आप सांस लेने की वजह। उसने वापस आंखें जियाल पर मरकूज करते प्यार का इजहार किया। जियाल ने आंखों की पुतलियां घुमाकर उसे देखा। चांदनी रात में दोनों की नजरें मिली। लहरों का शोर उसे अपने दिल में उठता महसूस हुआ। फासला कम होने लगा मगर अचानक जियाल हाथ छुड़ाकर उठ खड़ा हुआ। परेशानी से सर पकड़ लिया और तेज तेज सांस लेते खुद को कंपोज करने लगा। रुहाइमा संजीदा होते इसके पास आ गई। आप ठीक हो? उसे शौहर की ज़हनी हालत तकलीफदेह लगी। जियाल ने एक लम्हे के लिए नजरें नीचे कर ली, फिर बीवी की आंखों में देखा और नरमी से कहा, कभी कभी पुरानी मोहब्बत याद आ जाती है। वो लम्हे, वो जज्बात, दिल चाहता है कि सब वापस आ जाए। उसने अफसोस से सर झटका। रुहाइमा ने नर्म मुस्कान के साथ उसके हाथ पर हाथ रखा। उसकी बीवी वाले जज्बे शौहर के ज़बान से किसी और का जिक्र सुनकर उदास हुआ था, मगर साइकियाट्रिस्ट वाला दिमाग उसे एक टूटे इंसान के जैसे दिलासा देने लगी। मैं जानती हूँ, माजी की मोहब्बत याद रखना बुरा नहीं होता, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता, मगर आज के लम्हे को उसके लिए कुर्बान करना सिर्फ आपको और मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। रुहाइमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जियाल ने नजरें नीचे कर ली। दिल की घबराहट छिपी नहीं थी। हम माजी के लिए अपने आज को नहीं छोड़ सकते। अगर हम आज को जीने से कतराएं तो कल की खुशियां कभी पूरी नहीं होंगी। उसने नरमी से इजाफा किया। जियाल ने सर हिलाया। उसकी बात दिल के किसी गोशे तक पहुंच गई। ये बात नरमी से थी मगर मजबूत और वाज़ेह। लहरों की सरसराहट में जियाल ने उसके हाथ को मजबूती से थामा। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, माजी यादगार है, मगर आज ये लम्हा, ये रिश्ता सबसे अहम है। उसने वापसी के जानिब कदम बढ़ा लिए। रुहाइमा ने दिल से सर हिलाया और दोनों खामोशी में चलते रहे मगर दिल करीब तर हो गए। हर कदम के साथ एतमाद और मोहब्बत बढ़ रही थी। कौन थी वह जिससे जियाल इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, जो आज न होकर भी हमारे दरमियान मौजूद है? रुहाइमा सोचती रही। जियाल फिर से खामोश हो गया था। नजरें विंड स्क्रीन पर जमाए वो खामोशी से ड्राइव करता रहा। क्या मैं जियाल से उसका नाम पूछ लूं? उसने नाखून चबाते हुए जियाल को देखा। अगर नहीं बताया, अगर नाराज हो गए, अगर फिर से दूर चले गए? दिल में वसवसे जम लेने लगे। डर और खौफ ने जकड़ लिया। वो मुस्तरिब होने लगी मगर दिल में उस नाम का तस्सुस बैठ गया था। शौहर से न सही मगर वो अपनी सहेली से तो पूछ सकती थी। उस शाम उसने मीशाइम से पूछने का इरादा किया। शाम का वक्त था। घर में गर्मियों की दोपहर वाली हल्की सी सुस्ती फैली हुई थी। किचन में चाय की खुशबू थी और लाउंज में नर्म सी खामोशी। सब लॉन में छांव तले बैठे थे। रुहाइमा किचन में चाय बना रही थी। मीशाइम उसका हल्का फुल्का हाथ बटा रही थी। मुशी, वैसे एक बात पूछूं? भाभी ने कप में चाय डालते हुए अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। जी भाभी, उसने चौंक कर देखा। वो मैं बस जानना चाहती थी, वो लड़की कौन थी जिससे जियाल कभी मोहब्बत करते थे? भाभी ने हल्के अंदाज में कहा। लफ्ज नम थे मगर सवाल गहरा था। मिशाइम के हाथ में पकड़ा कप हल्का सा लर्ज गया। चाय की सतह में लहरें सी बन गई। परेशानी से गला सूखने लगा। कौन सी लड़की? उसने नजरें चुराकर पूछा, जैसे वाकई समझ ना आई हो। क्या एक से ज्यादा लड़कियां थी उनकी लाइफ में? अब झटका रुहाइमा को लगा। अब नहीं। मिशाइम ने फौरन इनकार किया। ये सवाल सीधा दिल में लगा। मिशाइम के जहन में पुरानी तस्वीरें चलने लगी। जियाल की बेबसी, अलजीना का इनकार, राना फुफ्फो का थप्पड़, ज़ेनी आपी का रिश्ता टूटना, मम्मी का चैलेंजर, फिर अचानक सब कुछ खत्म हो जाना। बताओ ना मुशी, कौन थी वह? मेलबर्न में मिली थी क्या? तुम्हें तो पता होगा। रुहाइमा ने तजस्सुस से उसके आगे हाथ लहराया। मिशाइम ने फौरन हल्की सी हंसी बनाई। भाभी आप भी ना पुराने जमाने की बातों को क्यों संजीदा ले रही हैं? ऐसी छोटी मोटी चीजें तो सबकी जिंदगी में होती है। मिशाइम बिस्कुट का प्लेट लेकर जाने लगी। रुहाइमा ने गौर से उसका चेहरा देखा। वह साफ महसूस कर रही थी कि बात इतनी सादा नहीं। मिशाइम के तासुरात उसे समझ आ रही थे। मैं संजीदा नहीं ले रही, भाभी ने आहिस्ता कहा, बस जानना चाहती हूँ, आखिर वो भी तो कभी अहम रही होगी ना। उसने अपने जज्बात की वजाहत दी। मिशाइम के दिल में अजीब सा खौफ उभरा। क्या भाभी को कुछ शक है? क्या भैया अभी तक? उसने जल्दी से मौजू बदला। चलिए भाभी, सब चाय का इंतजार कर रही हैं और आपने वो नई ड्रेस नहीं दिखाई जो कल ली थी। मैं देखना चाह रही थी। मुझे अपनी शॉपिंग भी दिखाएं। लहजा मसनूई तौर पर हल्का था। रुहाइमा समझ गई, नाम के पीछे कोई दर्द है जिसे ये लड़की बचा रही है। उसने मजीद जोर नहीं दिया और ट्रे लेकर बाहर निकल गई। दिल का शक अब एक वक्तीन में बदल रहा था। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जियाल के माजी में जो उसके साथ साथ उसकी बहन भी छुपा रही थी। समर से पूछती हूँ, उसे भी पता होगा। गोल मेज के गिर्द खोश बैठे समर को देखते हुए उसका दूसरा इरादा बना। चाय खत्म हो गई मगर सवाल हवा में मुअल्लक रहा। एक नाम इतना भारी क्यों है? और अगर माजी खत्म हो चुका है तो जिक्र से घबराहट क्यों? रुहाइमा को कई सवालों ने घेर लिया था। मिशाइम चाय के दौरान मुस्तरिब बैठी रही और फिर रात तक रुहाइमा के सामने जाने से कतराती रही। सोने के लिए अपने कमरे में गई तो दिल जोर से धड़क रहा था। अगर वो नाम दोबारा इस घर में गूंजने लगा तो
रुहाइमा के सवाल ने उसे बेचैन कर दिया था। क्या मैं भैया से बात करूं? क्या उन्हें बता दूं कि भाभी ज़ेनी आपी के बारे में पूछ रही थी? वह दाएं से बाएं चक्कर काट रही थी। वो इन्हें सोचों में गुम थी जब उसे एक मैसेज मौसूल हुआ, मिस मुशाइम, बात हो सकती है। वो जुमला पढ़कर उसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कान रेंग गई। मिशाइम की बेचैनी एक पल में गायब हो गई थी। जी, उसने रिप्लाई किया और फौरन ही सीन होकर फौरन कॉल मौसूल हुई। बड़े दिनों बाद याद आई है, उसने शिकवा करना आवाज में कहा। क्या मेरे कॉल करने का इंतजार हो रहा था? स्पीकर पर उसकी दमदार आवाज गूंजी, बहुत बेसब्री से। कहते हुए मिशाइम ने खुद अपने लब भींच लिए। कदम कदम चलकर वो दरवाजे तक आई और कुंडी चढ़ा दी। उस वक्त वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी। क्या करे? काम ही कुछ ऐसा है। मुकाबिल शख्स अपने अपार्टमेंट के बेडरूम में तन्हा बैठा था। आज किसकी शामत आई थी? मिशाइम ने उसके दिन का हाल पूछा। वो हंस पड़ा और उसकी हंसी सुनकर मिशाइम दुनिया से बेगानी होते उसके शहर में खो गई। वहीं रुहाइमा और जियाल एक दूसरे के सिम पीट करके लेटे थे। दोनों को एक ही नाम परेशान कर रहा था। एक भुलाने की कोशिश कर रहा था और एक याद करने की। शायद कभी किसी से जियाल के पास्ट का जिक्र सुना हो, मगर उसे किसी का नाम याद ना आया। जैसे तैसे करके रात गुजरी और रुहाइमा सुबह जल्दी उठकर नीचे आई। खुशकिस्मती से समर जॉगर्स के लेस बांधते हुए मिल गया था। वो आहिस्ता से उसके सामने आकर बैठ गई। समर, एक बात पूछूं? रुहाइमा नाप तोलकर आसपास देखते हुए कनकारी। देवर ने सर उठाया। समर उसकी यूं मुखातिब करने पर हैरान हुआ। वो लड़की कौन थी जिससे जियाल का माजी जुड़ा है? क्या आप उसे जानते हैं? रुहाइमा ने मासूम अंदाज में सवाल किया। समर का चेहरा दहकने लगा। क्यों पूछ रहे हैं आप? वो आबरू मिलाए खड़ा हो गया। आपको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? लहजा पहले से तेज होने लगा। भाभी चौंक गई। वो मुस्तरिब होते खड़ी हो गई। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं इस घर का हिस्सा हूँ, जानने का हक तो बनता है ना। वो उसे बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी। माजी को क्यों कुरेद रही हैं आप? भैया ने जो था वो जिया और खत्म किया। अब वो शादीशुदा है। आप क्यों पुरानी बातों को जिंदा कर रही हैं? उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, तहफ्फुज भी था। भाभी ने गौर से देखा। अचानक तैश से वो समझ गई कि इस नाम से सिर्फ मिशाइम नहीं, समर भी अच्छे से वाकिफ है। इतना दिफा क्यों कर रहे हो? क्या वो आज भी? रुहाइमा का दिल धड़का नहीं। समर ने फौरन बात काटी। वो सब खत्म हो चुका है और बेहतर है वो वहीं दफन रहे। उसने लहजा हमवार करते कहा। ऐसा क्या राज है जो इतना छुपाया जा रहा है? रुहाइमा की आवाज भर आई। क्या कर लेंगी आप जानकर? समर को उसका सवाल बेमंतिक लगा। इनकी जियाल से दूसरी शादी कराऊंगी। रुहाइमा ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की। समर का मुंह खुल गया। दिमाग खराब हो गया है। इतनी मुश्किल से उसे इस घर और भैया की जिंदगी से बाहर निकाला है और आप उसे वापस लाना चाहती हो? समर दबे हुए आवाज में गुर्राया। रुहाइमा सहम गई। और कैसी औरत हो, अपने जबान से शौहर की दूसरी शादी की बात कर रही हो, अपने ही हाथों खुद हर सौतन लाने का सोच रही हो। समर को उसकी दिमागी कैफियत पर शक हुआ। जियाल इनसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैं जियाल को इनकी मोहब्बत दिलाना चाहती हूँ। रुहाइमा ने अपने ख्वाहिश की वजाहत दी। कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़की इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। समर ने बहस खत्म करते हुए उंगली दिखाई और बाहर निकल गया। रुहाइमा पुरसोच अंदाज में उसे जाते देखती रही। इस लड़की के नाम से मिशाइम घबरा गई थी। और समर गुस्सा हो रहा है। कुछ तो हुआ है जो सिर्फ मुझे नहीं पता। उसे एहसास हुआ यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक जख्म है जिसे हर कोई अपने तरीके से बचा रहा है। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। बाहर रात खामोश खड़ी थी और अंदर दो दिल आमने सामने। जियाल, उसने बहुत हक से कहा। हम। वो मोबाइल स्क्रॉल करता रहा। नाम क्या था उसका? रुहाइमा ने उसके हाथ से मोबाइल झपट कर पूछा। किसका? जियाल हैरान हुआ। उसी का जिससे आपने मोहब्बत की है। बीवी ने सवाल तो आहिस्ता किया था, मगर उसमें भरोसा भी था और हक भी। जियाल ने आंखें बंद की, जैसे बरसों बाद किसी बंद दरवाजे की कुंडी खोल रहा हो। एलिजिना, लफ्ज होंठों से बहुत आहिस्ता निकला। कमरे में खामोशी फैल गई, मगर ये खामोशी बोल नहीं थी, सच की थी। राना फुफ्फो की बेटी। रुहाइमा शौक हो गई। आंखों में अपनी शादी का मंजर और उसकी दी हुई दुआ घूम गई। मैंने वाकई उससे मोहब्बत की थी, वो धीरे से बोला। वो सीट से उठकर खिड़की के पास गया। नजरें आसमान पर जमा ली। सच्ची गहरी पहली मोहब्बत। मैंने सोचा था वही मेरी जिंदगी होगी, मगर हालात, वक्त, शायद मेरी कमजोरी और किस्मत, सब बदल गया। वो बरसों बाद खुद पर वही कैफियत महसूस कर रहा था जो इस कमरे में शादी से एक रात पहले की थी। रुहाइमा खामोश सुन रही थी। चेहरे पर कोई इल्जाम नहीं, कोई तंज नहीं। उसे जियाल पर तरस आ रहा था। क्या आज भी? उसने सवाल मुकम्मल नहीं किया। याद आती है, मगर वो मोहब्बत अब जिंदगी नहीं है। वो बस एक बाब है जिसे मैंने बंद कर दिया है, मगर मिटाया नहीं जा रहा। जियाल ने उदास आंखों से मुस्कुराकर उसे देखा। मैं आपसे एक बात कहूँ? रुहाइमा उसके साथ आकर खड़ी हो गई। हाँ। जियाल उसकी हर शिकायत सुनने को तैयार था। मोहब्बत करना गलत नहीं होता, वो आपकी सच्चाई थी, मगर माजी के लिए आज को अधूरा रखना, ये गलत होगा। उसकी आवाज़ नरम थी मगर मजबूत। मैं आपकी जिंदगी का दूसरा इंतखाब नहीं बनना चाहती। मैं आपका हाल और मुस्तकबिल बनना चाहती हूँ। अगर आप मुझे पूरे दिल से जगह दें तो। वह भी आसमान में तारों को देखने लगी। जियाल उसके जानिब मुड़ा, उसके करीब आया।
हाथ थामा। मैं तुम्हें अधूरा नहीं रखना चाहता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मेरे दिल में फ़र्ज नहीं, मोहब्बत बनकर रहो। उसकी आवाज़ में एतमाद था, बस यही काफ़ी है। रुहाइमा दिल से मुस्कुरा दी। इस रात माजी का नाम पहली बार इनके दरमियान आया और पहली बार वो दीवार नहीं बना, क्योंकि जब सच एतमाद के साथ बोला जाए तो रिश्ता टूटता नहीं, मजबूत होता है। वक्त खामोशी से सरक रहा था। कमरे में नर्म सी रोशनी फैली हुई थी। वो दोनों आमने सामने थे, हाथों में हाथ लिए। बातें खत्म हो चुकी थी, मगर दिलों की धड़कनें जैसे अभी गुफ्तगू कर रही थी। वो आहिस्ता से उसके करीब आई, आंखों में झिझक भी थी और एतमाद भी। क्या अब भी फासले बाकी हैं? उसने धीरे से पूछा। वह चंद लम्हे उसे देखता रहा। नहीं, अब नहीं। उसने आहिस्ता से उसके माथे पर बोसा रखा। ये बोसा ख्वाहिश से ज्यादा कबूलियत का था। और दो लोग जो शक, खौफ और माजी के साए पार करके आखिरकार एक दूसरे के करीब आ रहे थे। इनके दरमियान जो फासले कभी लफ्ज़ों, गलत फहमियों और माजी के साए से बन गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो चुके थे। और इस रात की गवाही में उन्होंने कोई बड़ा वादा नहीं किया, बस एक दूसरे को थामकर ये तय कर लिया कि अब जो भी रास्ता होगा साथ तय होगा। जारी है नावल नदामत पार्ट 2। पलवशा साफी किस्त नंबर 40-43। सफ़ेद चमकदार बंगला अंधेरे में डूबा था, मगर वो एक कमरा रात के 2:30 बजे भी रोशन था। वहाँ रहने वाला सो नहीं पा रहा था। उसने मीशाइम को कोर्ट तो बुला लिया था, मगर 3 साल बाद उसका सामना करने में झिझक रहा था, खासकर कमरा अदालत में। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था, हाथ में सिगरेट, तीसरी या शायद चौथी। राख एस्ट्रे में गिरती जा रही थी, मगर बेचैनी कम नहीं हो रही थी। एडवोकेट मीर वली खान पेशे के एतबार से सख्त मिजाज वकील था। अदालत में सवाल करते वक्त वह किसी रियायत का कायल नहीं था। उसकी शोहरत थी कि वो गवाह को सच बोलने पर मजबूर कर देता है, मगर आज मसला कानून नहीं था, मसला दिल था। उसने सिगरेट का कश लिया, धुआं अंदर गया जैसे जलता हुआ। एहसास सीने में उतर गया हो। मैं कैसे पूछूंगा वो सवाल, उसने खुद से कहा। वो जानता था कि दिफा मजबूत करने के लिए उसे सख्त सवाल करने होंगे। बानो कुद्सिया साहिबा कहती है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है उससे कभी सख्ती से पेश नहीं आता, चाहे वो कितना मर्जी गुस्से में हो। मर्द के लिए मन पसंद औरत से बढ़कर कोई शय नहीं होती। दुनिया की कोई शय मर्द के दिलो दिमाग को पुरसुकून नहीं कर सकती सिवाय उसकी मन पसंद औरत के। मीर वली खान रुहाइमा के अलावा अगर किसी दूसरी औरत ज़ात से सख्ती नहीं बरत सकता था तो वो मीशाइम बट थी। अमाजिब मीशाइम और उसका कॉलेज ग्रुप 3 दिन के टूर पर लाहौर आया हुआ था। लाहौर मामूल के शोर और रंग में डूबा हुआ था। धूप सुनहरी थी और सड़कों पर जिंदगी रवां। वो और उसकी कॉलेज की सहेलियां खिलखिलाती हुई लिबर्टी मार्केट की गलियों में घूम रही थी। रंग बिरंगी चूड़ियां, खुले हुए दुपट्टे और हर दुकान से आती आवाजें। आए बाजी, एक नज़र तो देख ले। कुछ देर बाद वो सब रिक्शा लेकर बैतशाही मस्जिद पहुंच गई। सुर्ख इंटों के वसीर सहन में कदम रखते ही वह चंद लम्हों को खामोश हो गई। कितना सुकून है यहाँ, उसने आहिस्ता कहा। हवा में अजान की मध्यम सी गूंज थी, कबूतर उड़ रहे थे और सूरज ढलने लगा था। मीशाइम सीढ़ियों पर बैठकर तस्वीर बनवाती रही, कभी संजीदा अंदाज में, कभी हंसते हुए, कभी दुपट्टा हवा में लहराकर। अगर मैं यहाँ रहने लगूँ ना, उसने अचानक कहा, तो हर शाम यहीं आकर बैठा करूंगी। उसने मस्जिद की खूबसूरती को सराहते हुए दिली ख्वाहिश जाहिर की। और पढ़ाई? एक फ्रेंड ने पूछा। ओ प्लीज, पढ़ाई को भी कभी छुट्टी मिलनी चाहिए। वो हाथ उठाकर मना करते उठ गई। और यहाँ रहोगी कैसे? दूसरी सहेली ने पूछा। शायद शादी करके, उसने बाल उड़ाते हुए कहा। वाह, फिर यहीं कहीं ढूंढ लो कोई, फ्रेंड ने फिर छेड़ा। उसकी नजरों में एक अक्स लहराया तो था जो वहीं रहता था, मगर वो उसके नसीब में था। यस नहीं, वो नहीं जानती थी। शाम ढलते ढलते वो सब फूड स्ट्रीट जा पहुंची। चमकती रोशनियां, कोरमे और कबाब की खुशबू और ऊपर खुले आसमान तले कह कहे, जिंदगी अगर ऐसी ही रहना तो मैं कभी घर न जाऊं। वो हाथ में फालूदा लिए बोली। इसी लम्हे उसके फोन पर न्यूज अलर्ट आया। सरहदी कशीदगी में इजाफा। पाक भारत ताल्लुकात में पेचीदगी बरकरार, लगता है हालात खराब होने वाले हैं। दोनों फ्रेंड्स परेशान होकर बकिया ग्रुप को ढूंढने लगी। ऐसी खबरें तो रोज आती रहती हैं। उसने दोबारा हंसी में बात उड़ाते सुस्त रवि से कदम उठाए। उसे क्या मालूम था कि यही हंसता हुआ शहर अगले ही पल सायरनों की आवाज से गूंज उठेगा और यही आजाद घूमती लड़की चंद घंटों बाद एक महफूज पनाह की तलाश में होगी। शाम वही थी, मगर फिजा बदल चुकी थी। लाहौर की सड़कें जो चंद घंटे पहले रोशनियों और कहकहों से भरी थी, अब बेचैनी से गूंज रही थी। फोन पर न्यूज अलर्ट्स मुसलसल आ रहे थे। सरहदी कशीदगी में इजाफा, फिजाई निगरानी, हंगामी इजलास, पाक इंडिया बॉर्डर बंद। अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। जमीन नहीं हिली, मगर दिल हिल गया। ये क्या था? वो आवाज बाख्ता हो गई। आसमान पर दूर कहीं रोशनी सी चमकी। चंद ही लम्हों में सायरन बजने लगे। जमीन लर्जी, खिड़कियां कांपे और उसके दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर आना चाहती थी। लड़कियां चीख रही थी, कोई फोन मिला रहा था, कोई रो रहा था। उसने लरजते हाथों से घर का नंबर मिलाया, मगर नेटवर्क बंद था। उसके सर पर मानो आसमान टूट पड़ा, हर सीम भगदड़ मच गई। मीशाइम ने आंखों पर जोर देकर भगदड़ में देखा। उसकी फ्रेंड्स नजर नहीं आ रही थी। या अल्लाह! वो भगदड़ में दौड़ पड़ी। आसमान में धुआं, पुलिस वैन की सायरन, एम्बुलेंस का सायरन। मीशाइम का दिल बुरी तरह घबरा रहा था।
भागते हुए उसे जोरदार धक्का लगा, वो लड़खड़ा कर गिर गई। वो कराह उठी, सर घूम गया, कोहनी छील गई थी। अस्सस आह! वो बाजू और कोहनी सहलाते हिम्मत करके उठी। लोगों का रश मुतवातिर बढ़ रहा था। उसका आंसुओं से चेहरा तर हो गया। घुटना पकड़े वो आसपास नजर दौड़ाती भागते हुए मेन रोड पर आ गई। हर तरफ गाड़ियां, भगाते लोग जान बचाकर दूर जाने के जतन में लगे थे। मीशाइम को समझ न आया वो क्या करे, कहाँ जाए। अनजान शहर, अनजान लोग और शहर की ऐसी कैफियत। न जाने वो लम्हा कैसे उस पर मेहरबान हुआ कि उसे एक एड्रेस याद आया जो फूड स्ट्रीट के करीब का ही था। वहीं मीर वली खान थोड़ी देर पहले एक केस के समाज से लौटा था। ब्लैक कोट उतार कर बेडरूम के हैंगर पर डाला, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट चेंज करके सादा कुर्ता पाजामा पहना और आस्तीन फोल्ड करके छोटे लाउंज में एलईडी स्क्रीन पर न्यूज़ चैनल लगाकर बैठा था कि डोर बेल बजी। उसके आबरू मिल गए। इस वक्त और ऐसे हालात में उसे किसी के आने की इत्तिलाक तो नहीं मिली थी। फिर यूं अचानक कौन आया था? बेल एक दफा फिर बजी। वली अपनी जगह से उठा, दबे पांव दरवाजे के पास आया। दाएं सिम दीवार के साथ लगी। अलमारी के दराज से अपनी गन निकाली, लॉक खींचकर लोड की और अलर्ट अंदाज में दरवाजे का नॉब घुमाया। मीशाइम डरी सहमी ना उम्मीद होकर लौटने लगी थी कि अचानक दरवाजा खुलने पर उछल पड़ी। वहीं वली ने उसे देखकर गन फौरन कमर के पीछे कर ली। मिस मुशाइम, तुम यहाँ? वो हैरान हुआ। उसने सर निकालकर फ्लैट के कॉरिडोर में झांका। जी मैं कॉलेज ग्रुप के साथ आई थी। हम शहर एक्सप्लोर कर रहे थे कि ब्लास्ट हो गया। मेरी फ्रेंड्स भगदड़ में बिछड़ गई। मुझे वापसी का रास्ता नहीं पता, इसलिए यहाँ आ गई। मीशाइम ने खौफजदा आवाज में रुदात सुनाई। वली ने सरता पैर उसे देखा। कॉटन सूट पर लगी मिट्टी और कोहनी के पास छिला हुआ आस्तीन उसके गिरने की निशानदेही कर रही थी। चेहरे पर गर्दो गुबार और ठहरे हुए आंसू उसके खौफ के गवाह थे। वली उल्टे कदम पीछे हटा और सर को हल्का सा झुकाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। मीशाइम हाथ मरोड़ती झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई। 2 कमरों का वो फ्लैट छोटा और नफीस था। दरवाजे से दाखिल होते ओपन कुछ और उसके साथ कतार में बने 2 कमरे, आगे सेटिंग एरिया और काउंटर के आगे डाइनिंग टेबल। हर चीज नफीस और पुरकशिश थी। मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? वली इसी अंदाज उल्टे कदम चलकर अलमारी के पास गया और एड़ियों के बल घूमकर गन दराज में रखी। वो भाभी ने एक दफा जिक्र किया था तो मुझे याद हो गया था। मीशाइम शर्मिंदा सी हो गई। वली ने आबरू उठाकर सर झटका। हम्मा, कहाँ ठहरा है तुम्हारा कॉलेज ग्रुप? वली उसके गिर्द से घूमकर सेंट्रल टेबल के पास आया और लोकल फोन का क्रेल उठाया। मीशाइम ने मतलूबा एड्रेस नोट करवाया। वली चलते हुए उसके करीब आया। मीशाइम के घबराने लगी। वॉशरूम वहाँ है, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, मैं तब तक तुम्हारे ग्रुप पता करा कर देता हूँ। वली ने अपने बेडरूम के अटैच बाथरूम के सिमत इशारा किया। मीशाइम सर हिलाकर उसके कमरे में दराई। कमरे एक मानूस सी खुशबू फैली हुई थी। बना हो बे और आईना, चंद डेकोरेशन पीसेज और कपड़ों का हैंगर। मीशाइम महफूज हुई। वो ब्लश करते हुए पास आई और लाशुरी में मीर वली खान का ब्लैक कोट हैंगर से उतारकर अपने करीब किया। सर उसके कोट में दिए उसने लंबा सांस अंदर खींचा। वली की परफ्यूम उसकी नथुनों से होकर दिल में उतर गई। जज्बात बदलने लगे। वो उसके सहर में खोने लगी थी। कुछ लम्हे कब का खौफो हरास छूमंतर हो गया। मीशाइम, वो वली ने कुछ कहते हुए दस्तक देकर कमरे का दरवाजा खोला। मीशाइम हड़बड़ा गई। ब्लैक कोट हाथ से छूटने लगा। वो गड़बड़ा कर पलटी और कोट दोनों हाथों में थामे कमर के पीछे छुपाया। शहर में कर्फ्यू लगने के इम्कानात हैं। इस वक्त भी हालात बहुत संगीन हैं। सुबह तक अगर कोई रास्ता मिला तो तुम्हारा ग्रुप तुम्हें लेने आ जाएगा। वली ने उसे इत्तिलात दी। तो रात यहीं रुकना होगा, उसने मुहतात अंदाज में इजाफा किया। मीशाइम के घबराए तासुरात और कमर के पीछे उसका कोट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हाथ उसकी कैफियत वाजे कर चुका था। वली जानकर भी अनजान बन गया। जी ठीक है, मीशाइम ने उसके हिदायत पर सर हिला दिया। वली सर को जंबिश देते वापस निकल गया। उसने अपने पीछे दरवाजा जोर से खींचा मगर दरवाजा बंद होने के बजाय हल्का खुला रह गया। 10 मिनट बाद मीशाइम वॉशरूम से निकली तो तरोताज़ा लग रही थी। बाल अभी भी गीले थे मगर उसकी हरकत में एक कुदरती चुलबुलीपन था। उसने मीर वली का टी शर्ट और ट्राउजर पहना जो कुछ बड़े लग रहे थे मगर वो उसमें फिट होने की कोशिश कर रही थी। उसका तौलिया हाथ में पकड़कर वो बाल रगड़ते हुए आईने के सामने आई। वली सेंटिंग एरिया के सेंट्रल टेबल के पास खड़ा मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था कि अचानक गैर महसूस अंदाज में अपने बेडरूम के सिमत नजर उठी और फिर वापस न लौट सकी। आंखों में हैरत, दिल में हलचल सी होने लगी। मीशाइम के हाथ में उसका तौलिया, बाल गीले और बदन पर उसका ड्रेस जो उस पर बड़ा था। सब कुछ इतना आम और इतना गैर मामूली महसूस हो रहा था कि दिल खुद ब खुद धड़क रहा था। शफाफ चेहरा, सुनहरी आंखें, काले बाल। मीर वली खान चाहकर भी नजरें नहीं हटा सका। वो लम्हा थमा हुआ सा था। सिर्फ दोनों के दिलों की धड़कन, मध्यम रोशनी और खामोशी में छुपी कशिश। मीशाइम के चेहरे पर हल्की शरारत थी मगर बिल्कुल बेपरवाह लग रही थी। उसकी नजरों से अनजान मुशाइम कभी तौलिया से गीले बाल झाड़ती, कभी टी शर्ट नाक के करीब करके उसकी खुशबू महसूस करने की कोशिश करती और वो बस खामोशी से उसे देखता रहा। उसके हर हरकत पर वली के दिल में हल्की हलचल पैदा होती। हैरत, दिलकशी और खामोश मोहब्बत के इम्तिजाज के साथ जज्बात बढ़ने लगे तो वह खुद पर काबू पाता दरवाजे के सामने से हटकर किचन में आ गया।
वह लाहौर का मारूफ वकील था, संजीदा, दिलकश और हद दर्जा बासर। महफिल में उसका जिक्र हमेशा एहतराम से हुआ करता था। मुजरिमों की दुनिया में उसका खौफ फैला हुआ था। वो इतनी जल्दी जज्बात में नहीं बह सकता था। खुद को मसरूफ करने वो कॉफ़ी बनाने लगा। मिशाइम जी जगते हुए खुले टी शर्ट और ट्राउज़र के साथ अपने ड्रेस का दुपट्टा गीले बालों पर टिकाए बाहर आई। वली तब तक अपने पुराने रौबदार रूप में आ चुका था। वो किचन के अंदर आकर मीर वली को कॉफ़ी बनाते देखने लगी थी कि दोबारा बहुत करीब ज़ोरदार आवाज़ गूंज गई और साथ ही एक झटके से लाइट भी चली गई। आह मम्मी! मिशाइम डर कर वली के करीब हो गई। अंधेरे में दोनों टकरा गए। वो लड़खड़ाई, मगर उसने फौरन उसका बाजू थाम लिया। संभल कर। लहजा धीमी सरगोशी जैसा था। अंधेरे में सिर्फ इनकी सांसों की आवाज़ थी। बालकनी में सुनहरे शोले नजर आने लगे। सायरन की गूंज ने फिजा में खौफ और हरास फैला दिया था। वली ने अंधेरे में याद करते हुए काउंटर पर हाथ मारा और अपना मोबाइल ढूंढकर उसका टॉर्च ऑन किया। किचन में कदरे रोशनी फैली तो मिशाइम उससे अलग हुई। सॉरी, मैं बस डर गई, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। कोई बात नहीं, पर जब तक यहाँ हो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वली ने किचन के निचले अलमारी से 2 बड़ी मोमबत्तियां निकाल कर जलाई। मिशाइम ने जर्द रोशनी में उसके चेहरे को देखा था। क्या ज़ब्त था, क्या कशिश थी। मिशाइम शहर में खोने लगी। उसने एक मोमबत्ती मिशाइम के सिंध बढ़ाई जो उसने थाम ली। मोमबत्ती देते हुए वली ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिली। मिशाइम हमेशा की तरह जामिद हो गई। एक लम्हा लगा और फिर मीर वली ने चेहरा फेर लिया। उसने दूसरी मोमबत्ती सेंट्रल टेबल पर टिका दी। अब सेटिंग एरिया में हल्की रोशनी थी, इसलिए खौफ कम हो गया था। अपनी कॉफ़ी का मग लिए वह दूसरे कमरे के सिमट बढ़ा। तुम बेडरूम में सो जाना, और कुछ चाहिए था तो मैं साथ वाले कमरे में हूँ, उसने नर्म मगर पुख्ता लहजे में कहा। मिशाइम का जवाब सुने बगैर वो कमरे के अंदर चला गया और वो पीछे अकेली रह गई। रात काफी गुजर चुकी थी। घर के दोनों कमरों में खामोशी उतर आई थी। ब्लैक आउट के बाइस बाहर वैसे ही अंधेरा था और अंदर मध्यम सी रोशनी बस सेटिंग एरिया में जल रही थी। वो उसके कमरे में उसके नर्म बेड पर सो चुकी थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, शायद जल्दी में बंद करना भूल गई थी या फिर अनजाने में खुला रह गया था। हवा के हल्के से झोंके से पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। मीर वली पानी लेने के लिए अपने कमरे से निकला। कदम आहिस्ता थे, जहन बोझुल और दिल न जाने क्यों बेचैन। जब वो अपने कमरे के पास से गुजरा तो नजर बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठ गई। दरवाजा नीम हुआ था। एक लम्हे को वो रुका। अंदर मध्यम सी रोशनी में वो गहरी नींद में थी। बाल आधे तकिए पर बिखरे हुए, सांसें पुरसुकून, चेहरा मासूम। वो दरवाजे की चौखट पर खड़ा रहा, न अंदर कदम रखा, न आवाज दी, बस एक नजर, और वह भी एहतराम के साथ। उसके दिल में अजीब सी नरमी उतर आई। उसने आहिस्ता से निगाह झुका ली। दिल ने चाहा कि एक लम्हा और देख ले, मगर तरबियत ने कदम रोक लिए। वह जानता था कि किसी की बेखबरी में उसे देखना भी हद से आगे जा सकता है। मोहब्बत में भी पहला उसूल एहतराम होता है। वह मुड़ा, मगर जाते जाते दरवाजे को आहिस्ता से बंद कर दिया। सेटिंग एरिया में वापस आते हुए उसके कदम पहले से ज्यादा संभले हुए थे। दिल में हलचल थी, मगर ज़मीर मुतमईन था। वो खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर शहर अंधेरे में डूबा था, मगर उसके दिल में एक रोशनी जल गई थी, खामोश, पाकीज़ा और बावकार। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ था कि चाहत का सबसे खूबसूरत अंदाज वो होता है जिसमें हाथ बढ़ाने से पहले निगाह झुकाना आता हो। सुबह की पहली रोशनी पर्दों की ओट से कमरे में उतरी तो वो आंखें मलते हुए उठ बैठी। कल रात की सी झक जैसे नींद के साथ ही कहीं तहलील हो गई थी। बाल खुले हुए, चेहरा बेसाख्ता और आंखों में वही चुलबुली चमक। फ्रेश होकर जम्हाई लेते हुए वो कमरे से बाहर आई। लाइट आ चुकी थी और वली सोफे पर बैठे न्यूज़ चैनल्स टटोल रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने सुस्ताते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, वली ने बिना देखे जवाब दिया। सुस्त रवि से चलती मिशाइम सीधा किचन की तरफ गई। फ्रंट काउंटर खाली था। बर्तन तरतीब से अपनी जगह पर। मुझे बहुत भूख लगी है, उसने ऐलान किया जैसे घर उसका अपना हो। कल शाम से लगी भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। जो खाना है खुद बना लो, मैं 15 साल की बच्ची के लिए नाश्ता नहीं बनाऊंगा। वली ने टीवी का वॉल्यूम कम किया। मिशाइम वहीं रुक गई। गर्दन घुमाकर मासूमियत से मीर वली को देखा। मैं 15 साल की नहीं हूँ। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ उतर आई। ओह रियली। कमरे में अचानक खामोशी फैल गई। टीवी बंद हो गया। वली उठकर किचन में आया और आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ा। उसके कदमों की आहट नरम थी, मगर मिशाइम के दिल पर जैसे वाज़े सुनाई दे रही थी। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी। तो क्या एज है तुम्हारी? वो रुका नहीं, एक और कदम आगे आया। आवाज में खुमार भर आया। जी। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। वो हैरत अंगेजी से पूछती, फिर एक कदम पीछे हुई। कितने साल की हो? वो फिर आगे आया। मिशाइम की धड़कन तेज हो गई। कदम फिर से पीछे हटा, यहाँ तक कि दीवार उसकी पुश्त से आ लगी। वह 20 साल, उसने धीमी आवाज में कहा, जिसमें झिझक भी थी और हल्की सी कपकपाहट भी। वह एक कदम और करीब आया। अब फासला सिर्फ इतना था कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा सके। और मेरी एज पता है? उसने गहरी आवाज में पूछा। मिशाइम का दिल जोर से धड़का। निगाहें नीची हो गई, मगर कदम पीछे जाने की जगह नहीं थी, ना ही किसी साइड से निकलना मुमकिन था। आवा 32, मिशाइम ने याद करके झिझकते हुए जवाब दिया।
उसने हिम्मत करके गला तर करते हुए नजरें उठाईं। मीर वली खान अपने मखसूस अंदाज में गहरी नजरों से उसे देख रहा था। मीशाइम पलक तक ना झपका सकी। इसका मतलब मैं तुमसे 12 साल बड़ा हूँ। वली की आवाज में हल्का दब्बा वापस आया, आंखों में नरमी भरी सख्ती भी, मगर वो हटा नहीं, यूं ही उसके सामने बहुत करीब खड़ा रहा। इस नाते एक एडवाइस देता हूँ, अच्छे से कान खोलकर दिमाग में बिठा लो। वो बोलता गया और मीशाइम साकित खड़ी देखती और सुनती रही। आइंदा कभी भी ऐसा मौका पेश आए जहां तुम्हें एक मर्द के यहाँ रुकने की जरूरत पड़े, तो उस मर्द की मौजूदगी में कभी भी दरवाजा लॉक किए बगैर नहीं सोना। एक अकेले मर्द के साथ हमेशा उसका शैतान रहता है, जो कभी भी उसके नफ्स पर हावी हो सकता है, ख्वाह वो मर्द कितना ही अपना या शरीफ क्यों ना हो। नियत बदलते देर नहीं लगती। वो मीशाइम की आंखों में आंखें डाले फिक्रमंद और सख्त लहजे में नसीहत करता रहा, बाद में पछताने से एहतियात करना बेहतर है। अपनी जान और इज्जत की हिफाजत खुद करना सीखो। गॉट इट। उसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई। मीशाइम ने सांस रोके फौरन सर ऊपर से नीचे करते इस बात में हिलाया। मीर वली खान की आंखों में फिर से पूरी नरमी आ गई और चेहरे पर सुकून। उसने हाथ बढ़ाया, मगर उसे छुआ नहीं, बस उसके बालों के करीब ठहरा और आहिस्ता से वो लट जो उसके माथे पर गिराई थी उंगलियों से हटा दी। लम्हा सांस रोक लेने वाला था। मीशाइम की पलकें लर्ज गई, दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। फिर उसी लम्हे वो एक कदम पीछे हट गया। फासला वापस आ गया। हवा दोबारा मामूल पर आ गई। चाय ठंडी हो रही है, उसने किचन से निकलते हुए बिल्कुल आम लहजे में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीशाइम वहीं खड़ी रही, दीवार से लगी, सांसें संभालती हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा। उसके पीछे किचन शेल्फ पर ट्रे में ऑमलेट, चाय, फ्रेंच बीड और क्रीम रोल पड़ा हुआ था, मगर वो हाथ न बढ़ा सकी। दिल अब तक मीर वली खान के नजदीकी से लर्ज रहा था। धड़कन बेतरतीब रही। टीवी वापस ऑन हो चुका था, मतलब वली सोफे पर जा बैठा था, लेकिन मीशाइम के गिर्द उसके जुमले गर्दिश कर रहे थे। उसे मीर वली पर मजीद प्यार आ रहा था। ये कुर्बत कोई हादसा नहीं थी, ये एक अहम सबक था जो मीशाइम को जिंदगी भर काम आने वाला था। सिंगापुर की सुबह आज खास थी। होटल के कमरे में 2 मुख्तलिफ फाइलें खुली थी, मगर ख्वाब एक था। वो दोनों डॉक्टर थे, डॉक्टर सियाल और डॉक्टर रुहैमा, और आज दोनों को यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के आलमी सेमिनार में हिस्सा लेना था। रुहैमा आईने के सामने खड़ी स्कार्फ दुरुस्त कर रही थी। उसने वाइट लॉन्ग कोट और ब्लैक हील्स पहने और जियाल टाई की गिरह ठीक कर रहा था। उसने ब्लैक सूट जेब तन किया हुआ था। आज मुकाबला होगा, वो मुस्कुराकर बोला, नहीं, आज पार्टनरशिप होगी। वो हल्का सा हंसी। अपनी तैयारी से मुतमईन होकर जियाल ने अपना हाथ उसके आगे किया, जो रुहैमा ने थाम लिया, और हॉल का रुख किया। वसी हॉल, जदीद स्क्रीन्स, दुनिया भर से आए नौजवान डॉक्टर्स, हर तरफ प्रोफेशनल माहौल। सब अपने अपने मुंतब शुदा टेबल्स पर बैठे। हॉल दुनिया भर के नए आए हुए डॉक्टर्स से भरा हुआ था। सेमिनार का आगाज हुआ। सबसे पहले सिंगापुर के बड़े डॉक्टर्स ने माइक संभाला और फिर हॉल में मौजूद डॉक्टर्स में एक एक डॉक्टर को स्टेज पर दावत देकर अपने अपने शोबे के मुतल्लिक बोलने का मौका दिया। इन दोनों में से पहले जियाल का नाम पुकारा गया। वो पुरेतमाद अंदाज में स्टेज पर गया। उसकी तहकीक जदीद सर्जिकल टेक्निक्स पर थी। ग्राफिक्स, डेटा और नताइज, हर स्लाइड के साथ उसकी आवाज़ में मजबूती झलकती थी। प्रेजेंटेशन देते हुए उसने एक आध दफ़ा रुहाइमा को देखा। उसके लबों की मुस्कान और आंखों की चमक सबसे नुमायां थी। प्रेजेंटेशन मुकम्मल करने के बाद उससे सवाल पूछे गए, आसान भी मुश्किल भी, मगर जियाल ने तहम्मुल से हर सवाल का जवाब दिया। हॉल में सर हिलने लगे, तालियां बजीं। वो नीचे उतरा और वापस अपनी सीट पर आया। डॉक्टर साहब, इम्प्रेसिव, रुहाइमा ने सामने देखते हुए तारीफ की। अब आपकी बारी डॉक्टर साहिबा। वो मुस्कुरा दिया। स्टेज पर खड़ा मेजबान अब उसका नाम पुकार रहा था। रुहाइमा ने एक नज़र सियाल को देखा, उसके दिल का सुकून, फिर एतमाद के साथ आगे बढ़ी। उसकी तहकीक मरीजों की दिमागी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए रिकवरी रेट और जदीद मेडिकल मैनेजमेंट पर थी। उसके अल्फाज में नरमी थी, मगर दलील मजबूत। हॉल खामोशी से सुन रहा था। एक लम्हे को जियाल को एहसास हुआ, वो सिर्फ उसकी शरीके हयात नहीं बल्कि एक मुकम्मल प्रोफेशनल है। अपनी शनाख्त के साथ, रुहाइमा के साथ, उसे जीने का असल सलीका सीखने को मिला था। इंसान कभी कभी भूल जाता है कि लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता। वो आपके मालिक नहीं होते, वो आपके राजिक नहीं हैं। उन्होंने आपको तख्लीक नहीं किया, सो उन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें, आपसे आपके ख्वाब छीन ले, आपको अपनी नज़रों में बेवकूफ़ कर दें। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, जिसने खुद आपसे आसानियों का वादा किया है, और अल्लाह की हर अता करदा नेमत बेहतरीन होती है। जियाल ने अल्लाह से उसे रुहाइमा जैसी बीवी अता करने पर दिल से शुक्रिया अदा किया था। उसने प्रेजेंटेशन खत्म की। तालियां पहले से ज्यादा गूंजी। जियाल की आंखों में फख्र वाज़े था। रुहाइमा शुक्रिया अदा करते टेबल पर आई। वेल डन। जियाल ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। रुहाइमा ने मोहब्बत और अक़दत से उसके हाथ की पुश्त पर अपना दूसरा हाथ रखा। सेमिनार खत्म हुआ। वो दोनों रुखसत लेकर कॉरिडोर में निकल गए। चलते हुए वो किसी बात पर मुस्कुरा रही थी कि अचानक टिक, एक तेज सी आवाज़ आई और उसका कदम लड़खड़ा गया। वो संभलने की कोशिश में दीवार की तरफ झुकी।
शौहर ने फौरन उसका बाजू थाम लिया। संभल कर, सियाल ने फिक्रमंद होते कहा। रुहाइमा ने नीचे देखा, सैंडल का हील टूट चुका था। मेरी किस्मत भी ना। एन कॉरिडोर के बीच में वो शर्मिंदगी से हंस दी। ये एक गैर मुतवक्के लम्हा था। वो दोनों दूसरों को रास्ता देने जरा साइड पर हो गए। जियाल ने बगैर कुछ कहे झुककर उसके पांव से सैंडल उतार ली। वो मसरूर होते उसे देखने लगी। एक हाथ में दोनों सैंडल पकड़े और दूसरे हाथ से उसे सहारा दिया। रुको, मैं खुद चल लूंगी। वो झिझक गई। ऐसे नंगे पाँव। वो हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही लम्हे जियाल ने उसे बाजू में उठा लिया। रुहाइमा की सांस जैसे एक लम्हे को रुक गई। आप क्या कर रहे? लोग देख रहे। रुहाइमा आते जाते लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे देखकर नर्वस होने लगी। देखने दो, बीवी को उठाना जुर्म नहीं होता, वो पुरसुकून लहजे में बोला। रुहाइमा शर्माते हुए मुस्कुराकर उसे देखने लगी। जियाल के हाथ उसके गिर्द मजबूत थे मगर अंदाज नर्म। वो खुद को उसके सीने से लगी महसूस कर रही। दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उतार दे, मैं भारी हूंगी। लॉबी तक आकर वो उसे तंग करने लगी। मुझे तो बिल्कुल हल्की लग रही हूँ। जियाल ने उसे देखा। आंखों में शरारत सी चमकी। उसके गाल सुर्ख हो गए। हाथ खुद ब खुद उसकी गर्दन के गिर्द आ गए, सिर्फ सहारा लेने के लिए या शायद जज्बात छुपाने के लिए। मेन गेट से बाहर निकलकर उसने नरमी से उसे नीचे उतारा। अगली बार मजबूत सैंडल पहनना, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और सीधा होते टैक्सी रोकी। और अगली बार भी अगर टूट गई तो वह मुस्कुराई। ये सवाल सिर्फ तंग करने के लिए नहीं था, जियाल के दिल में अपना मकाम जानने के लिए था। वो उसके करीब झुका। मैं फिर से उठा लूंगा, आदत डाल लो। उसने बेफिक्री से शाने उचकाए और उसके लिए टैक्सी का दरवाज़ा खोला। रुहाइमा दिल से मुस्कुराई, आंखों में चमक दर आई। प्यार मजीद बढ़ गया था। हम सारी जिंदगी खुद को खूबसूरत दिखाने या ज़हीन बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, मगर जिनको हमसे वाकई मोहब्बत होती है वो अपने दिल से हमारे दिल को देखते हैं। रुहाइमा ने जियाल के दिल को मजबूत बनाया था। वह सियाल की मोहब्बत नहीं थी मगर उसकी बीवी थी और उसे बहुत अजीज थी। जारी है।